जिस दिन मुझे लास्ट स्टेज कैंसर डायग्नोज हुआ, मॉम ने मेरी फेवरेट डिश बनाई थी। पर जैसे ही मैंने पहला निवाला उठाया, डैड ने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाए, तुम्हारी बहन ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया और तुम खाने लगे? कोई मैनर्स हैं या नहीं? उस एक थप्पड़ ने मुझे पिछले 19 सालों का सच याद दिला दिया, उनका वो पार्शियलिटी। मॉम डैड हमेशा कहते थे, तुम बड़े भाई हो, मैच्योर बनो, कॉम्प्रोमाइज करो। और मैं हमेशा उनका वो गुड बॉय बना रहा। पर अपने ही पेरेंट्स की नज़रों में मैं बस एक जिद्दी भाई था। मेरे अचानक फेंट होने के बाद भी वो मेरी बहन की पेरेंट टीचर मीटिंग में गए। जाते हुए बस इतना ऑर्डर दिया, चेकअप खत्म करके सीधा घर आना। ये सब सोचकर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शायद इसीलिए मैंने उन्हें अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। थप्पड़ खाने के बाद मेरी पहली रिएक्शन सॉरी बोलने की थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, जो इंसान मरने वाला है वो भी इतना डर डर के क्यों जिए? और फिर मैंने गुस्से में पूरी टेबल पलट दी। अगर ऐसा है तो अब कोई नहीं खाएगा। मैं पलटा और सीधा अपने कमरे में चला गया। पीछे मेरे पेरेंट्स और बहन बस शॉक में खड़े रह गए। तभी अचानक फोन की रिंग बजी और डैड का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। वो मेरे दरवाजे पे जोर जोर से पीटने लगे। बदतमीज लड़के, अगर तूने अभी बाहर आकर घुटनों पे बैठकर माफी नहीं मांगी तो समझ लेना कि आज से तेरा कोई बाप नहीं है। डैड को गुस्से में देखकर मॉम बैल्कनी में फोन सुनने गई। हेलो, सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। मैं लिन हाओ का डॉक्टर हूं। वो अपनी रिपोर्ट यहीं भूल गया है। मॉम ने हंसते हुए जवाब दिया, जी ठीक है, हम समझ गए। वैसे लिन हाओ की हेल्थ तो ठीक है ना? ये सुनकर उस बूढ़े डॉक्टर को लगा कि शायद लिन हाओ ने अपनी फैमिली से सच छुपाया है। थोड़ी देर साइलेंस के बाद वो बोला, मैं उसके प्लान के बीच नहीं आना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते आपको सच जानने का पूरा हक है। मॉम ने बात को टालते हुए हंस कर कहा, कैसा सच? आप तो डरा रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरे बेटे की हेल्थ हमेशा से एकदम परफेक्ट रही है। उसे तो कभी कोई बीमारी नहीं हुई। डॉक्टर फिर से कुछ देर शांत रहा और बोला, आप लिन हाओ की मॉम है ना? लगता है आप लोग अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। शायद इसीलिए वो आपको बताना नहीं चाहता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके बेटे को लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर है। अब कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा। उसका एनर्जी लेवल गिरता जाएगा और उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। हो सके तो अपना टाइम उसके साथ बिताइए। ये सुनते ही मॉम अंदर तक कांप उठी। डॉक्टर, आप मजाक कर रहे हैं ना? मेरा बेटा बिल्कुल फिट है। बीमारी तो दूर, उसे कभी ठीक से सर्दी खांसी भी नहीं होती। उसे इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने दुख भरे टोन में कहा, हमने प्रोफेशनल मशीन से टेस्ट किया है। प्लीज मेडिकल साइंस और हमारी रिपोर्ट पर भरोसा रखिए। और इतना कहकर डॉक्टर ने फोन कट कर दिया। मॉम वहीं की वहीं सुन्न खड़ी रह गई। उनके हाथ से वो महंगा फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। लास्ट स्टेज कैंसर, सिर्फ 3 महीने का टाइम। डॉक्टर के वो लफ्ज उनके दिमाग में गूंजने लगे। उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर पत्थर रख दिया हो। नहीं, मुझे लिन हाउ से पूछना होगा। वो बदहवास होकर लिविंग रूम से दौड़ते हुए मेरे कमरे की तरफ भागी। बहन ने उन्हें इतने टेंशन में देखा तो पूछा, मॉम क्या हुआ? पर मॉम ने कुछ नहीं सुना और सीधे फर्स्ट फ्लोर पर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, उनका हाथ हवा में ही रुक गया। मेरा वो अजीब बिहेवियर याद करके उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये सच है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो खुद को तसल्ली देने लगी। मेरे बेटे की हेल्थ इतनी अच्छी है, उसे इतनी भयानक बीमारी हो ही नहीं सकती। यही सोचते हुए उन्होंने धीरे से मेरा दरवाजा खोला। मैं गहरी नींद में सो रहा था, बिल्कुल शांत और मासूम। मेरे उस चेहरे को देखकर मॉम को अचानक एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उस रात बिस्तर पर लेटकर मॉम बहुत कुछ सोचती रहीं। तभी सोने से पहले डैड ने उनसे कहा, सुनो, मुझे लगता है लड़के का दिमाग खराब हो गया है। हमें उसे कंट्रोल करना होगा। ऐसा करते हैं, उसकी पॉकेट मनी बंद कर देते हैं। मॉम ने फ्राउन करते हुए पूछा, बंद करके क्या करोगे? डैड ने कैजुअली जवाब दिया, वो पैसे लिन यान को दे देंगे। उसे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। मॉम ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर उनके गले से आवाज नहीं निकली। अचानक उन्हें बहुत सी बातें याद आने लगीं। उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को कभी कुछ दिया ही नहीं। उन्हें याद आया, जब मैंने ड्यूरियन खाने की जिद की थी तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरी बहन को उसकी स्मेल पसंद नहीं थी। एक बार जब मैंने बड़ी खुशी से बताया था कि मुझे हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिले हैं, तो वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिए, जैसे वो तो नॉर्मल बात हो। लेकिन जब मेरी बहन सिर्फ पास हुई थी तो उन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। और एक बार जब मेरे सिर में तेज दर्द था, मैंने उनसे हॉस्पिटल चलने को कहा था, पर उन्होंने कहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे खुद जाना सीखना चाहिए। और मैं पूरा दिन घर पर दर्द से तड़पता रहा। ये सारी मेमोरीज उनके दिमाग में घूमने लगी। और इस पल मॉम का दिल जैसे फट रहा था। ऐसा क्यों?
वो भी तो उन्हीं का खून था। फिर उसके साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों? और बेटी पर इतना प्यार क्यों लुटाया? उस वक्त उसे कितनी होपलेस और घुटन फील हुई होगी। उनके आंसुओं से तकिया भीग चुका था। काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं मिला तो डैड ने फिर पूछा, क्या हुआ? मेरा प्लान ठीक है ना? मॉम ने रुंधी हुई आवाज में जवाब दिया, अभी सो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगले दिन सुबह मैं जानबूझकर लेट उठा। जब मैं बाहर आया तो पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर थी। मेरी नजर टेबल पर रखे डम्पलिंग्स पर गई। मैं थोड़ा सरप्राइज था। डम्पलिंग्स मेरी फेवरेट डिश थी, पर बहन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए हमारे घर में यह बहुत रेयर बनता था। तभी लिनयान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जल्दी आकर बैठो, आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनी है। मैंने बस हाथ हिलाया और लो वॉइस में बोला, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खा लो। अपना बैग उठाकर मैं बाहर जाने लगा। तभी डैड की कड़कती आवाज पीछे से आई, मैंने कहा था ना ये सब मत बनाओ, देखो इस नालायक के लिए मेहनत वेस्ट हो गई ना। मॉम ने उन्हें गुस्से से चुप कराया और मेरे पीछे दौड़ते हुए आई। लिन हाओ, जरा रुको। उनकी आवाज सुनकर मैं रुक गया और चुपचाप उनके अगले लफ्ज का इंतजार करने लगा। कल हॉस्पिटल से कॉल आया था, उन्होंने तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया। मॉम नजरें चुरा रही थीं। फिर उन्होंने एक उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा। वो सच नहीं है ना? अच्छा तो ये बात है, अब मुझे समझ आया कि आज सब कुछ इतना स्पेशल क्यों था। मॉम को मेरे लिए इतना कंसर्न देखकर मेरे अंदर रत्ती भर भी इमोशंस नहीं जगे। मेरी खामोशी देखकर उनकी आवाज कांपने लगी। बेटा कुछ तो बोलो, मुझे बताओ कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था, है ना? मैंने उनकी तरफ देखा और एकदम शांत आवाज में कहा, मैंने कभी आप लोगों को बताने का नहीं सोचा था, पर अब जब आपको पता चल ही गया है तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बात किसी और को मत बताना। मैं अपने आखिरी 3 महीने बिल्कुल शांति से बिताना चाहता हूं। मॉम बुरी तरह कांपने लगी और रोते हुए बोली, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हम किसी और हॉस्पिटल चलेंगे, फिर से सारे चेकअप्स करवाएंगे। पक्का उस डॉक्टर से कोई गलती हुई है। मैंने बिना किसी इमोशन के भारी आवाज में कहा, मेरे साथ ऐसा बिहेव मत कीजिए, मुझे ये सब फेक लगता है। मैं पलटा और वहां से निकल गया। पीछे मॉम घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। लिनहाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूं, ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। इधर मैं जैसे ही स्कूल के गेट में एंटर हुआ, दूर से मुझे लाई जेनन और जियांग रोक्शुए नजर आए। मुझे देखते ही जियांग रोक्शुए ने तुरंत लाई जेनन से दूरी बना ली। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। लाई जेनन मेरा नेबर था और बचपन का बेस्ट फ्रेंड भी। अगर ये पहले की बात होती तो ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि मुझे पता था कि लाई जेनन भी जियांग रोक्शुए को पसंद करता है। लेकिन अब एक कैंसर पेशेंट होने के नाते मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे ऐसे कोल्ड तरीके से जाते देख जियांग रोक्शुए ने पीछे से आवाज दी, लिन हाओ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, हम बस कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे थे। मैंने बस सिर हिलाया और क्लास की तरफ बढ़ गया। जियांग रोक्शुए ने पहली बार मुझे इतना कोल्ड और डिटैच्ड देखा था। अचानक उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। वहीं ली जन्नन ने मुस्कुराते हुए कहा, रोक्शुए, चलो अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, तुमने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी। जियांग रोक्शुए घबराहट में बोली, सॉरी, मुझे लिन हाओ के पास जाना होगा। वो आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और वो मुझे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। ली जन्नन की आंखें गुस्से से जल उठी। वो जियांग रोक्शुए को जाते हुए देखता रहा। डैम इट, हर चीज में लिन हाओ, आखिर उसमें ऐसा है क्या? सच कहूं तो ली जन्नन और जियांग रोक्शुए, ये दोनों मेरी जिंदगी के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते थे। ली जन्नन बचपन में मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। हम इतने क्लोज थे कि एक दूसरे के कपड़े तक पहन लिया करते थे। पर पता नहीं कब और कैसे हमारे बीच की दूरियां बढ़ने लगीं। और बाद में तो लाई जेनन जानबूझकर मुझे ट्रबल करने के बहाने ढूंढने लगा। और जियांग रोक्शुए, मैं उससे पहली बार बीच पर मिला था। जब वो डूब रही थी तो मैंने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। इत्तेफाक से वो मेरी क्लासमेट बन गई। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। हमारा बॉन्ड थोड़ा स्पेशल हो गया था। लेकिन जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने हमेशा साइलेंस मेंटेन किया। शुरू से लेकर आखिर तक उसने मुझे कभी कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। मैंने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, छोड़ो यार, अब मैंने ये सब एक्सेप्ट कर लिया है। जो इंसान मरने वाला हो उसे इन फालतू चीजों की क्या परवाह। तभी जियांग रोक्शुए भागते हुए पीछे से आई। लिन हो, जरा रुको। मैं वहीं खड़ा हो गया और बड़ी कोल्डली पूछा, क्या काम है? मेरे इस रूखेपन से जियांग रोक्शुए थोड़ी शॉक रह गई। उसने चिंता भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम आज थोड़े ऑफ लग रहे हो, सब ठीक तो है? मैं मुस्कुराया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम ज्यादा सोच रही हो। जियांग रोक्शुए के पास कहने को कुछ नहीं था। अगर ये पहले की बात होती
तो मुझे लाई जन्नन के साथ देखकर मैं इतनी शांति से कभी नहीं मुस्कुराता। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। और तभी मैंने अचानक कहा, जियांग रुओक्शुए, तुम्हें पता है ना, मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है। ये सुनकर वो जैसे सुन्न पड़ गई और इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने लगी। ये देखकर मैंने एक मॉकिंग स्माइल दी और बिना कुछ कहे तुरंत पलटकर वहां से चला गया। वो बस मेरे जाते हुए फिगर को देखती रही और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा। अगर ये पहले वाला लिन हाओ होता तो वो उससे जवाब मांगता रहता, लेकिन आज के लिन हाओ ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हो। क्लास के दौरान लाई जन्नन ब्लैक बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन को देखकर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। टीचर ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, मैंने लिन हाओ को तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने को कहा था, पर लगता है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर टीचर ने मेरी तरफ देखा, लिन हाओ, तुम्हें प्राइवेट में लाई जन्नन की थोड़ी और मदद करनी होगी। मैं धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ। सर, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरे पास उसकी क्लासेस लेने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप प्लीज किसी और को ढूंढ लीजिए। मेरा यह जवाब सुनकर पूरी क्लास हैरानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि मैं हमेशा से टीचर का फेवरेट गुड बॉय था। सब जानते थे कि अगर टीचर कुछ कहेंगे तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। टीचर ने भी अचानक चौंक कर पूछा, क्या बात है, क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? अगर मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ। मैंने बहुत ही काम टोन में जवाब दिया, सर, लाई जन्नन का एटीट्यूड मेरे लिए हमेशा एग्रेसिव रहता है। मैं जब भी उसे दिल से पढ़ाता हूं वो कभी फोकस नहीं करता, और वैसे भी मेरे पास अब बहुत से इंपॉर्टेंट काम हैं, इसलिए मैं अपना टाइम इन फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहता। प्लीज़ आप मेरी सिचुएशन समझिए। टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ। लिन हाओ, मुझे ली जन्नन के एटीट्यूड के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार वो सीरियस रहेगा। बस एक आखिरी बार उसकी हेल्प कर दो। अगर वो नहीं सुधरा तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैंने फिर भी बड़ी फर्मनेस के साथ अपना सिर नामे हिला दिया। सर, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं। अब मुझे उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल काम करने हैं। मेरा इतना डायरेक्ट रिजेक्शन सुनकर टीचर को भी एम्बैरेसमेंट के साथ हाँ बोलना पड़ा। जियांग रुओक्शुए अभी भी मुझे खोई खोई सी देख रही थी। आज का लिन हाओ सच में बहुत अजीब था। सुबह से जो भी हुआ उसे याद करके उसे यकीन हो गया कि ये लिन हाओ का एक आखिरी गुड बाय था। वहीं ली जन्नान गुस्से से दांत पीस रहा था। लिन हाओ के बच्चे, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। स्कूल की घंटी बजते ही क्लास मॉनिटर ने स्टेज से अनाउंस किया, लाई जनान, लीफे, आज क्लास की सफाई की ड्यूटी तुम दोनों की है। दोनों ने आलस से हाथ उठाया। जब लाई जनान ने मुझे अपना बैग पैक करते देखा तो उसने जानबूझकर झाड़ू मेरे सामने जमीन पर पटक दी। लिन हाओ, मुझे थोड़ा काम है, मेरी जगह क्लीनिंग तुम कर देना। मैंने उस घमंडी ली जन्नान की तरफ तिरछी नजर से देखा। मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? तुम्हारा काम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। ली जन्नान ने बड़ी बेशर्मी से मुझे देखा। तुम पहले भी तो मेरी हेल्प करते थे ना? हम बचपन के दोस्त हैं भाई। मुझे इमरजेंसी है, तुम मना थोड़ी करोगे। और मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे वो वहां है ही नहीं, और बड़ी कोल्डली जवाब दिया, तुम अपने सेंटेंस से मना थोड़ी करोगे हटा सकते हो, क्योंकि मैं मना ही कर रहा हूं। मेरी ये बात सुनकर आसपास के स्टूडेंट्स जोर से हंस पड़े। लाई जन्नन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने बिना उसे देखे उसके पास से गुजरते हुए कहा, इतनी ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू काम करूं। ली जन्नन का दिमाग गुस्से से फटने लगा। वो मेरी गालियां सुन सकता था, लेकिन मेरा उसे ऐसे इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं रुक जाओ, मैंने बस एक फेवर मांगा था। नहीं करना था तो सीधे बोल देते। मेरी इंसल्ट करने में मजा आ रहा है क्या? अगर आज तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मेरी हंसी छूट गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है तुम्हारी हेल्प करने की। सेकंड, मैं कह चुका हूं कि हम दोस्त नहीं हैं। तुम खुद ही ख्याली पुलाव पका रहे हो। तुम ऑर्डर देकर लोगों से हेल्प मांगते हो। अगर दोस्तों के लिए तुम्हारा यही एटीट्यूड है तो मुझे तुम्हारे दोस्तों पर तरस आता है। मुझे घर जाना है। क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे? यह सुनकर लाई जन्नन का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। सिर्फ वो ही नहीं, क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी मुझे शॉक में देख रहे थे, पर सबसे ज्यादा हैरान जियांग रुओक्शुए थी। आज का लिन हाओ पूरी तरह से बदल चुका था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान इंसान हो। मेरी पीठ को देखते हुए उसे अचानक अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत कीमती चीज हमेशा के लिए दूर जा रही हो। इधर लाई जन्नान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। लिन हाओ, तूने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वो मुट्ठी भींचकर मेरी तरफ दौड़ा। मैं भी आगे बढ़ा और एक जोरदार किक सीधे उसके सीने पर जड़ दी। ली जन्नन हवा में उछलता हुआ सीधा पीछे रखे डेस्क पर जाकर गिरा। यह सीन देखकर पूरी क्लास के होश उड़ गए। ली जन्नन जमीन पर पड़ा अपना सीना पकड़कर दर्द से कराहने लगा।
वो किक इतनी तेज थी कि उसका दर्द बर्दाश्त के बाहर था, पर उसे दर्द से ज्यादा उस ह्यूमिलिएशन पर गुस्सा आ रहा था जो मैंने उसे दी थी। मैंने बड़ी कोल्ड नजरों से उसे देखा। अपनी औकात मत भूल, याद है ना मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। तेरे जैसा लूजर मुझसे भिड़ेगा? अपना बैग ठीक करते हुए मैं बड़े आराम से क्लास से बाहर निकल गया। तभी जियांग रुओक्शुए अचानक अपनी सीट से उठी और मेरे पीछे दौड़ पड़ी। अगर ये पहले की बात होती तो ली जन्नान के साथ उसके कनेक्शन को देखकर वो सबसे पहले उसकी केयर करने जाती, पर आज वो भी बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। जियांग रुओक्शुए को ऐसे मेरे पीछे भागते देख ली जन्नान की सारी एनर्जी जैसे खत्म हो गई। वो शर्म से पानी पानी हो गया। आसपास के स्टूडेंट्स उसे दया की नजरों से देख रहे थे। पूरी क्लास को पता था कि ली जन्नान जियांग रुओक्शुए को पसंद करता है, लेकिन जियांग रुओक्शुए हमेशा से लिन हाओ को पसंद करती थी। ली जन्नान के बार बार पीछे पड़ने की वजह से वो कभी कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पाई थी। पर क्या आज का ये एक्शन जियांग रुओक्शुए का फाइनल डिसीजन था? भागते हुए उसने पीछे से आवाज लगाई, लिन हाओ रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं रुका और शांत आंखों से उसे देखने लगा। पहले जब भी मेरा और ली जन्नन का झगड़ा होता था तो भले ही वो मुंह से ना बोले, पर उसका झुकाव हमेशा लाई जन्नन की तरफ ही होता था। मैं कोई बेवकूफ नहीं था, मुझे ये सब साफ नजर आता था, लेकिन अब ये सब मेरे लिए पास्ट बन चुका था। जियांग रुओक्शुए हांफते हुए मेरे सामने आई और धीरे से बोली, तुम्हारा बिहेवियर आज इतना अजीब क्यों है? मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के क्रॉस क्वेश्चन किया। तो क्या तुम यहां मुझसे लड़ने आई हो? यह सुनकर वो घबरा गई और हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने फ्राउन किया और थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा, तो पॉइंट पर आओ, क्या कहना चाहती हो? जियांग रुओक्शुए ने कुछ देर सोचा और अपने होंठ चबाते हुए बोली, क्या कुछ हुआ है? तुम आज ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम तुम्हें जानते ही नहीं। मैंने सीधा सिर हिलाया। हाँ, कुछ हुआ है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। मुझे किसी की टेंशन की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर जियांग रुओक्शुए का दिल जोर से धड़का। क्या लिन हाओ की नजरों में वो सिर्फ कोई यानी एक आउटसाइडर थी? उन दोनों ने साथ में इतना कुछ फेस किया था। यह सोचते हुए उसने होंठ काटे और बोली, आज सुबह जो तुमने मुझे प्रपोज किया था, क्या तुम उसका आंसर नहीं जानना चाहते? मैंने सिर हिलाया और बड़ी बेरुखी से कहा, पहले बहुत जानना चाहता था, पर अब नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यह सुनते ही जियांग रुओक्शुए ने झट से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बस अभी तक कुछ सोचा नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, ठीक है, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें और कोई काम नहीं है तो मैं जा रहा हूं। जियांग रुओक्शुए ने सिर झुकाया और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? मैंने हल्का सा सिर हिलाया। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। और इतना कहकर मैं मुड़ा और स्कूल से बाहर निकल गया। जियांग रुओक्शुए ने अपना सीना पकड़ लिया। उसे अपने दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हो रही थी। दोस्त शब्द सुनकर उसकी सांसें अटकने लगी थीं। उसे पहली बार इतना गहरा दर्द फील हो रहा था। वहीं ली जन्नन अपना बैग लटकाए एक घर के सामने आकर रुका। थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद वो अंदर चला गया। घर के बीचों बीच एक 20-22 साल का लड़का बड़े ध्यान से पेंटिंग कर रहा था। आवाज सुनकर वो पलटा। ली जन्नन ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सन की ब्रदर। सन की नाम के उस लड़के ने अपना पेन ब्रश नीचे रखा और फ्रिज से 2 बियर की कैन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। ली जन्नन ने हिचकिचाते हुए कहा, सुनकी ब्रदर, मैं अभी जस्ट 18 का हुआ हूं, मैं ड्रिंक नहीं करता। सुनकी ने हंसते हुए जवाब दिया, लाई हूं बता रहा था कि तूने बहुत पहले ही पीना शुरू कर दिया है। यह सुनकर लाई जन्नन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने मन ही मन लाइहू को गालियां दी। कमीने ने अपने ही भाई को फंसा दिया। फिर उसने बिना कुछ कहे वो बियर की कैन ले ली और संची की तरफ एक नजर देखकर ऑकवर्ड तरीके से पीने लगा। संची ने बियर का एक घूंट लिया और बोला, क्या हुआ? लिन हाओ के साथ फिर से फाइट हो गई क्या? ये सुनते ही ली जन्नन की मूवमेंट रुक गई। उसने जिद्दी टोन में कहा, नहीं, मेरी लिन हाओ से कोई फाइट नहीं हुई है। संची मुस्कुराया, तुझे पता है ना, जब भी तुम्हारी फाइट होती है तू हमेशा यहीं आता है, क्योंकि तुझे पता होता है कि लिन हाओ भी यहीं आएगा। सही कहा ना? जब तू उसे अपना अच्छा दोस्त मानता है तो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है? लाई जन्नन ने गुस्से में बियर का एक बड़ा घूंट लिया। वो लिन हाओ और सन की एक ही लोकेलिटी में बड़े हुए थे। सन की हमेशा से उनके लिए एक बड़े भाई जैसा था। दोनों अपनी प्रॉब्लम लेकर हमेशा संची के पास ही आते थे। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई थी। लाई जन्नन ने कुछ देर सोचा और फिर स्लोली बोला, मैंने आज फिर लिन हाओ को बुली किया। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता यार। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, लेकिन वो हमेशा मुझसे आगे कैसे रह सकता है? सबकी नजरों में वो जो भी करता है परफेक्ट होता है, और मैं कुछ भी कर लूं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता।
ऐसा क्यों है कि सबको सिर्फ वो नजर आता है और मुझे सब इग्नोर कर देते हैं? सनशी ने अपनी बियर की कैन हवा में उठाई और कहा, चलो चीयर्स करो। उसे पता था कि ली जन्नन और लिन हाओ की फाइट कोई आज की नहीं है और ये उसके एक दो सेंटेंस से सॉल्व नहीं होने वाली। ली जन्नन की मॉम हमेशा उसे लिन हाओ के साथ कंपेयर करती थी, उनकी पर्सनैलिटी, उनके मार्क्स, यहां तक कि स्कूल में उनकी रेपुटेशन। पर तब तक उन दोनों के बीच इतनी नफरत नहीं थी। लेकिन जब से जियांग रुओक्शुए पिक्चर में आई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सच तो ये था कि लिन हाओ ने जियांग रुओक्शुए की जान बचाई थी, लेकिन जियांग रुओक्शुए को गलतफहमी हो गई कि उसे ली जन्नान ने बचाया है। ली जन्नान भी उसके लाइफ सेवर के टैग के साथ हमेशा उसके आसपास घूमता रहा, जबकि जियांग रुओक्शुए मन ही मन लिन हाओ को पसंद करती थी। लेकिन ली जन्नन उसका लाइफ सेवर था, इसलिए वो खुद को लिन हाओ को एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही थी। और ली जन्नन, वो जियांग रुओक्शुए के दिल की बात बहुत अच्छी तरह समझता था, इसलिए उस दिन के बाद से ली जन्नन के दिल में लिन हाओ के लिए नफरत बैठ गई। पर साथ ही उसे डर भी था। उसे डर था कि कहीं जियांग रुओक्शुए को सच्चाई पता ना चल जाए, क्योंकि उसी ने जियांग रुओक्शुए से रिक्वेस्ट की थी, एक लाइफ सेवर बनकर, कि वो लिन हाओ के प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे। तभी ली जन्नन का फोन रिंग हुआ। उसकी मॉम का कॉल था। उसने बड़ी इरिटेशन के साथ कॉल पिक किया। हाँ पता है, आ रहा हूं। बोल तो दिया आ रहा हूं, अब क्या जान लोगी? रोज रोज लिन हाओ, लिन हाओ, क्या आप पकती नहीं हो? और इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने सनची को थैंक यू बोला और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ जब मैं घर पहुंचा तो काफी लेट हो चुका था। डैड, मॉम और मेरी बहन लिविंग रूम के सोफा पर बैठे फ्रूट खा रहे थे और टीवी देख रहे थे। मैंने शूज चेंज किए और अंदर जाने लगा। तभी रुको, लिन मुबाई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। अभी जो वो हंस रहे थे, वो हंसी गायब हो चुकी थी। वो पूरी बॉसी टोन में मुजरिम की तरह मुझसे क्वेश्चन करने लगे। तुम इतनी रात को क्यों घर आ रहे हो? बाहर क्या गुल खिला रहे थे? मैंने बिना एक्सप्रेशन के पलट कर पूछा। मैंने जो भी किया, क्या वो आपको बताना जरूरी है? मेरी ये बात सुनते ही लिन मुबाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम पहले कभी इतनी लेट नहीं आते थे, अब पर निकल आए हैं तुम्हारे। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं उन्हें घूरते हुए कोल्ड टोन में बोला। डिसअपॉइंट? क्या आपने कभी मेरी केयर की है? लिन मुबाई का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही सब सिखाया है? मैं बड़े आराम से लेकिन कोल्ड वॉइस में बोला। डिसअपॉइंटमेंट तब होती है ना, जब आप किसी से उम्मीद रखते हो, और मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे कोई उम्मीद रखी भी थी। मेरी बात सुनकर लिन मुबाई थोड़े नर्वस हो गए और नजरें चुराने लगे, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और मुझ पर उंगली उठाते हुए चिल्लाए, बकवास बंद करो। ये सब फालतू लॉजिक तुम्हें किसने सिखाया है? मैंने तुम्हें बचपन से बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? उस पल मुझे अचानक एक अजीब सी घुटन फील हुई। डैड शब्द में मेरी कितनी उम्मीदें छिपी थीं, पर धीरे धीरे ये शब्द मेरे लिए एक ऐसा टैग बन गया जिससे मैं हमेशा दूर भागना चाहता था। मैंने बहुत ही होपलेस टोन में कहा, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं सोने जा रहा हूं। मेरी बात सुनते ही लिन मुबाई गुस्से से कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर के बाल खड़े हो गए हों। तुम इतनी रात को घर आ रहे हो, आखिर कहाँ गए थे? कोई घटिया काम कर रहे थे क्या बाहर? पास में खड़ी शू यूएकिंग ये सब देखकर घबरा गई। उसने लिन मुबाई का हाथ पकड़ा। प्लीज बस करो। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अजीब सा दुख। शू यूएकिंग के आंसू देखकर लिन मुबाई मुझे घूरते हुए बोले, देख लो, अपनी मां को तुमने किस हाल में पहुंचा दिया है। पहले तुम कितने अच्छे थे, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल थे, और अब देखो, तुम झूठ बोलना सीख गए हो, बदतमीजी करना सीख गए हो, अपने बड़ों की इंसल्ट करना सीख गए हो। स्ट्रेट वर्ड्स में कहूं, तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं बचे हैं। अगर ये बात बाहर गई ना, तो हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने सिर उठाया और स्ट्रिक्ट टोन में बोला, आप बस मुझ पे ब्लेम डालना जानते हैं। क्या आपको पता है कि असल में क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या लोग मुझे झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारी खुद की गलती है और तुम एडमिट भी नहीं कर रहे, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के बहाने ढूंढ रहे हो। ये सब किसने सिखाया है तुम्हें? लिन मुबाई की आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान बजने लगे। मेरी बहन भी पता नहीं कब वहां आ गई। उसने लिन मुबाई को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो डरते डरते मेरी तरफ देखने लगी। भाई प्लीज एक बार सॉरी बोल दो ना। और मॉम भी बड़ी होपफुल नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर जोर से मुक्का मार दिया हो। मुझे लगा था कि मैं अब इन सब से डिसअपॉइंट हो चुका हूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग समझ लिया था। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और जिद्दी टोन में कहा, मेरी कोई गलती नहीं है और मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। आपकी नजरों में तो मैं वैसे भी घटिया काम कर चुका हूं, तो अब कुछ एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको पुलिस को कॉल करना है तो शौक से कीजिए। इतना बोलकर मैं बस वहां से भागना चाहता था, क्योंकि वहां खड़े रहकर मेरा दम घुट रहा था।
शू यूएकिंग और मेरी बहन शॉक में मुझे देख रही थी। बस एक सॉरी ही तो बोलना था, तो मैं क्यों नहीं बोल रहा। तभी लिन मुबाई ने एक लकड़ी का डंडा उठाया और मुझे पीटने के लिए आगे बढ़े। शू यूएकिंग ने जल्दी से उन्हें पीछे से पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? फिर उसने बहन को भी इशारा किया कि वो आकर उन्हें रोके। मैं जल्दी से अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया और बड़ी हेल्पलेसली दरवाजे से टिक कर बैठ गया। बाहर से लिन मुबाई की चिल्लाने की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। छोड़ो मुझे! आज मैं इस नालायक को सबक सिखाऊंगा। इसे पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की? ये जो भी खा रहा है, पहन रहा है, वो सब मेरी मेहरबानी है। अगर मैं इसे घर से निकाल दूं तो ये सड़क पर भूखा मरेगा। मैं इसे एक रियल मैन बनाना चाहता था, और ये गली का कोई गुंडा बन गया है जिसमें कोई मैनर्स नहीं है। उनके ये लफ्ज किसी चाकू की तरह मेरे दिल में चुभ रहे थे और मेरे आंसू अपने आप बहने लगे। मैं इस दुनिया में आया ही क्यों था? देर रात तक मुझे नींद नहीं आई। मैं बस टाइम पास करने के लिए बुक्स देखता रहा। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और शू यूएकिंग धीरे से अंदर आई। लिन हाओ, तुम अभी तक सोए नहीं? उनके चेहरे पर एक बहुत सॉफ्ट स्माइल थी। वो धीरे से मेरे पास आई। इस वक्त वो पूरी तरह से एक लविंग मदर का रोल प्ले कर रही थी। मैंने खुद को स्ट्रांग किया और पूछा, क्या काम है? ये सुनकर उनके चेहरे की स्माइल थोड़ी गायब हुई, पर उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और बोली, लिन हाओ, मैं तुम्हारी मॉम हूं। मैं बस ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। मेरी टोन एकदम कोल्ड थी, पर शू यूएकिंग ने मेरी कोल्डनेस को इग्नोर किया और मेरे बेड के किनारे बैठ गई। तुम्हें अपने डैड से ऐसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था। वो सच में तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे डैड भले ही तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट हों, पर उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वो भी बचपन में तुम्हारी तरह ही स्मार्ट थे, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाए। इसलिए उन्होंने अपनी सारी होप्स तुम पर लगा दी हैं। वो तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। वो तुम्हें सक्सेस होते देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो डिसअपॉइंट हो। मैंने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सच क्या है, क्या सही है, क्या गलत, मुझे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत जल्द मैं सिर्फ एक डेड बॉडी बन जाऊंगा। क्यू यूएकिंग ने बड़ी तकलीफ से मेरे चेहरे को देखा और बोली, बेटा, मेरी मानो, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है अपने डैड के साथ क्लियर कर लो। अगर तुम उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो वो पक्का समझेंगे। मुझे अभी भी उनके वो चुभते हुए वर्ड्स याद आ रहे थे। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं उनसे सब कुछ क्लियर कर चुका हूं। एक्शू यूएकिंग थोड़ी पैनिक होने लगी। लिन हाओ, हम एक फैमिली हैं। हमें जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे साथ मिलकर फेस करेंगे। मैंने इरिटेशन के साथ उनकी बात काटी। बस कीजिए, मैं थक गया हूं, मुझे सोना है, प्लीज। शू यूएकिंग कुछ कहना चाहती थी, पर उन्हें हेल्पलेस होकर मेरे कमरे से बाहर जाना पड़ा। जब वो अपने कमरे में गईं, तो लिन मुबाई ने उन्हें घूरते हुए गुस्से से पूछा, तुमने उससे क्या कहा? शू यूएकिंग ने अपनी नाक सिकुड़ी और सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं। लिन मुबाई का गुस्सा फिर भड़क गया। उसने मुट्ठी भींचकर चिल्लाते हुए कहा, जरूर उस नालायक ने फिर कोई हर्टफुल बात कही होगी। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूं। उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। शू यूएकिंग अचानक चीख पड़ी, नहीं, उसने मुझे एक भी गलत बात नहीं कही। लिन मुबाई उनकी सडन चीख से एकदम चौंक गए। शू यूएकिंग उन्हें एक अजीब सी नजर से देख रही थी। उनके आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। लिन हाओ, लिन हाओ, वो बोलना चाहती थी, पर उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। लिन मुबाई ने उन्हें ऐसे रोते देख धीरे से उनकी पीठ सहलाई, लेकिन उनका चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था। अगर वो मेरे डिसिप्लिन की वजह से ऐसा बना है तो मैं ही उसे ठीक करूंगा। अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से लिविंग रूम में आया तो नाश्ता तैयार था और उसमें से भाप निकल रही थी। शू यूएकिंग अभी भी किचन में कुछ कर रही थी और मेरी बहन सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। घर का एटमॉस्फेयर बहुत अजीब था। मैंने साइड में देखा तो मेरी चेयर पर कोई नाश्ता नहीं था, बल्कि पास रखे डस्टबिन से नाश्ते की भाप निकल रही थी। मैंने उसे देखकर बस इग्नोर कर दिया। कल रात जो भी हुआ था उसके बाद मुझे अपना फेंका हुआ नाश्ता देखकर भी कोई इमोशन फील नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं अपना बैग उठाकर बाहर निकलने लगा, एक्शू यूएकिंग घबराते हुए किचन से बाहर आई। लिन हाओ, मैंने नाश्ता बनाया है, तुम खाओगे नहीं? फिर उनकी नजर टेबल पर गई और वो शॉक रह गई। तुम्हारे भाई का नाश्ता कहाँ है? बहन ने घबराते हुए कोने में रखे डस्टबिन की तरफ इशारा किया। एक्शू यूएकिंग ने देखा और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ लिन मुबाई की तरफ देखा। यह आपने किया है? आपने ऐसा क्यों किया? लिन मुबाई ने बड़ी पीसफुली जवाब दिया, हाँ, मैंने किया है। तो मैं आज उसे एक लेसन सिखाना चाहता हूं। उसे पता चलना चाहिए कि इस घर का बॉस कौन है। शू यूएकिंग गुस्से से कांपने लगी। तो क्या आप अपने ही बेटे का खाना फेंक देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। लिन मुबाई झटके से खड़े हुए।
वो बिगड़ चुका है, मैं बस उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। तुम देख नहीं रही वो कैसा बिहेव कर रहा है। वो स्ट्रीट के गुंडों जैसा बन गया है। मुझे उसे देखकर डिस्गस्ट फील होता है। ये सुनते ही शू युएकिंग का कंट्रोल टूट गया और वो चीख पड़ी, बस करो, चुप हो जाओ। कोई बाप अपने बेटे के लिए ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकता है? अगर आप ऐसा बोलेंगे तो एक दिन पक्का पछताएंगे। लिन मुबाई ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं कभी नहीं पछताऊंगा। मैंने जो किया है मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं है। मैं ये सब उसके भले के लिए कर रहा हूं। मैं क्यों पछताऊंगा? फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके एक्सप्रेशन बहुत सीरियस और कोल्ड थे। मुझे पता है तुम मेरी कोई बात नहीं सुनोगे, लेकिन ध्यान से सुन लो। तुम मेरे पैसों से खाते हो, मेरे घर में रहते हो। अगर मैं ना हूं तो तुम सड़क पर सोओगे। तुम्हारे पास मेरे सामने शर्तें रखने का कोई हक नहीं है। मैंने तुम्हें जो करने को कहा है वो तुम्हें करना होगा, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने उन्हें बड़ी मॉकिंग नजर से देखा और बोला, तो मत कीजिए माफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना कहकर मैं मुड़ा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। लिन मुबाई ने गुस्से से टेबल पर जोर से मुक्का मारा। वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। मेरी लिमिट क्रॉस मत करना, वरना बहुत पछताओगे। तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर गए तो फिर कभी वापस मत आना। यह सुनकर शू युएकिंग और मेरी बहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। डैड पहले भी गुस्सा होते थे, पर उन्होंने कभी इतने हर्टफुल वर्ड्स यूज नहीं किए थे। आज उनके वर्ड्स कुछ ज्यादा ही चुभने वाले थे। मैं दरवाजे पर रुका और पलटा। पता नहीं क्यों, पर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। पहले मैं जो भी करता था बस इसलिए करता था कि डैड मुझे अप्रिशिएट करें। उनकी एक छोटी सी तारीफ मुझे कई दिनों तक खुश रखती थी। पर आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इतने सालों तक ये सब किसके लिए किया। मैं धीरे से नॉर्मल हुआ और लो वॉइस में बोला, लगता है आप सच में मुझसे बहुत नफरत करते हैं। लिन मुबाई ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, मैं तुमसे नफरत इसलिए करता हूं क्योंकि तुम घटिया काम करते हो। कोई किसी से बिना रीजन के नफरत नहीं करता। अगर तुम इतने बदतमीज नहीं होते तो कोई तुमसे नफरत नहीं करता। पर आज मुझे जो आंसर चाहिए था वो मिल चुका था। मैंने अपना सिर उठाया और पूरी कोशिश की कि मेरा दर्द उन्हें ना दिखे। मैं समझ गया, अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो मैं आपकी ये विश पूरी कर दूंगा। मैं जल्द ही यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी आपकी आंखों के सामने नहीं आऊंगा। ये सुनते ही लिन मुबाई जैसे जहां थे वहीं जम गए। तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो दफा हो जाओ यहां से। अपना सामान उठाओ और इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर शू युएकिंग पूरी तरह से टूट गईं। उन्होंने लिन मुबाई की तरफ उंगली उठाई और गुस्से से चीख पड़ी, आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? आप अपने ही बेटे को इतने हर्टफुल वर्ड्स कैसे बोल सकते हैं? जब शू युएकिंग ने उन्हें ब्लेम किया तो लिन मुबाई मुझ पर उंगली उठाते हुए चिल्लाए, मैं उसके भले के लिए बोल रहा हूं। तुम्ही ने उसे इतना बिगाड़ दिया है। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा निकलेगा तो इसके पैदा होते ही मैं इसका गला दबा देता। स्लैप! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। शू युएकिंग ने लिन मुबाई के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लिन मुबाई अपना गाल पकड़े शौक में वहीं खड़े रह गए। मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। लिन हो! लिन मुबाई अचानक घबरा गए और मेरी तरफ दौड़ने लगे, पर शू युएकिंग उनके सामने आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, आप उससे वो काम करने को कह रहे हैं जो आप खुद भी नहीं कर सकते। उसने वो कर दिया, पर आपने कभी उसे देखकर स्माइल तक नहीं किया। आपको और क्या चाहिए? लिन मुबाई थोड़े घबराए हुए से पीछे हटे और फिर शू युएकिंग की तरफ देखकर बोले, पर तुम भी तो इस बात से एग्री करती थी ना? शू युएकिंग रोते हुए बोली, मुझे लगा था कि आप धीरे धीरे बदल जाएंगे, पर मुझे नहीं पता था कि आप बेटे के साथ इतने क्रूअल हो जाएंगे। और अब तो आपने इतनी घटिया बात बोल दी। अपना सच सामने आते देख लिन मुबाई के होंठ कांपने लगे। शू युएकिंग रोते हुए बोली, आप उससे डरते हैं ना, क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ था। आप हमेशा से उससे डरते हैं। लिन मुबाई पीछे हटते हुए सिर हिलाने लगे। उनका प्राइड उन्हें यह सच एडमिट करने नहीं दे रहा था। शू युएकिंग ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपना चेहरा छिपाकर रोती रही। अब खुश हो? तुमने अपना बेटा खो दिया। लिन मुबाई अभी भी अपनी बात पर अड़े थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर शू युएकिंग की यह बात सुनते ही उनके पैर कांपने लगे और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गए। अचानक उन्हें कुछ रियलाइज हुआ। वो लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। स्कूल में घंटी बजी। टीचर ने अपनी किताब बंद की और क्लास से बाहर निकल गए। टीचर के जाते ही क्लास का शांत माहौल अचानक बदल गया। लिन हाओ आजकल बहुत बदल गया है ना? जियांग रुओक्शुए के बगल में बैठी फेंग रोबिंग ने कहा। जियांग रुओक्शुए थोड़ी उदास लग रही थी। फेंग रोबिंग ने आगे कहा, किसी इंसान के इतना बदलने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। जियांग रुओक्शुए ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? कोई लड़की? फेंग रोबिंग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। जियांग रुओक्शुए को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोर से हथौड़ा मार दिया हो। उसे अचानक बहुत घुटन फील होने लगी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अरे मैं मजाक कर रही थी, फेंग रोबिंग ने जल्दी से कहा। पर जियांग रुओक्शुए को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
वो बस ब्लैंकली लिन हाओ की तरफ देख रही थी। अपनी दोस्त की बात सुनने के बाद उसे सच में लगने लगा था कि शायद यही सच है। शायद लिन हाओ की लाइफ में सच में कोई और लड़की आ गई है। तभी मैं अपना बैग उठाकर धीरे से क्लास से बाहर निकला। जियांग रुओक्शुए अचानक होश में आई और बिना कुछ सोचे मेरे पीछे दौड़ पड़ी। लाइजन्नन पीछे से आ रहा था। वो जियांग रुओक्शुए को साथ चलने के लिए पूछने वाला था, पर जियांग रुओक्शुए को ऐसे भागते देखकर उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे पीछे से कदमों की तेज आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया और जियांग रुओक्शुए भागती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है? मैंने अभी भी उसी कोल्ड टोन में पूछा। जियांग रुओक्शुए को मेरा यह एटीट्यूड कभी पसंद नहीं आया था, पर अभी उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और पूछा, तुम कहां जा रहे हो? मैंने अपनी आईब्रो रेज की। जियांग रुओक्शुए मुझसे उस लड़की के बारे में पूछना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जो भी बात है सीधी सीधी बताओ, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। जियांग रुओक्शुए ने बात घुमाते हुए कहा, हमने बहुत दिनों से साथ में पढ़ाई नहीं की है, क्या हम लाइब्रेरी चलें? मैंने उसे शक की नजर से देखा। पहले जब भी मैंने ऐसा पूछा था तो वो हमेशा मना कर देती थी कि लोग क्या कहेंगे। रहने दो, मुझे कुछ काम है। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। क्या मैं जान सकती हूं कि तुम्हें क्या काम है? जियांग रुओक्शुए थोड़ा एक्साइट हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। नहीं, मैंने सीधा मना कर दिया। क्यों? जियांग रुओक्शुए की आंखें और लाल हो गईं। तुमने कहा था कि तुम मुझसे हर बात शेयर करोगे। जो बातें पुरानी हो गईं उन्हें पुरानी ही रहने दो, मैंने धीरे से आह भरते हुए कहा। जियांग रुओक्शुए ने दुखी आवाज में कहा, मैं उन्हें पुराना नहीं होने देना चाहती। क्या हमारे बीच जो भी था वो बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जियांग रुओक्शुए ने सिर उठाया और मुझे बहुत इंटेंस नजर से देखा। क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है? मैंने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, हमारे बीच कभी कोई रिलेशनशिप नहीं था। हम हमेशा से सिर्फ क्लासमेट्स थे। मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर तुमने मुझे प्रपोज किया था ना, तुमने मुझे रिजेक्ट तो नहीं किया था। मैंने बस जवाब सोचने के लिए टाइम मांगा था। मेरे पास तुम्हारा इंतजार करने का टाइम नहीं है। सॉरी। मैंने उसकी तरफ देखा और कोल्ड टोन में कहा, मुझे काम है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। जियांग रुओक्शुए को बहुत अजीब सा दर्द फील हुआ। वो लिन हाओ को रोकना चाहती थी, पर किस हक से? उसने खुद ही तो उसे मना किया था। पर क्या वो सच में लिन हाओ को ऐसे जाने दे सकती थी? जियांग रुओक्शुए को अचानक बहुत डर लगने लगा। उसे फेंग रोबिंग की बातें याद आने लगी। लिन हाओ को जाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या उसे सच में कोई और लड़की पसंद आ गई है? जियांग रुओक्शुए ने कुछ नहीं सोचा और लिन हाओ के पीछे भागने लगी। जब वो स्कूल के गेट के पास पहुंची तो उसने देखा कि लिन हाओ दूर गेट पर खड़ा है। जियांग रुओक्शुए खुश हुई और आगे बढ़ने ही वाली थी कि एक बहुत खूबसूरत लड़की लिन हाओ के पास आई। वो दोनों हंसते मुस्कुराते हुए साथ में स्कूल से बाहर चले गए। जियांग रुओक्शुए उन्हें जाते हुए देखती रही। अचानक उसे अपने सीने में बहुत तेज दर्द फील हुआ। लड़के सच में झूठे होते हैं। कहता था जिंदगी भर मुझे पसंद करेगा और इतनी जल्दी बदल गया। जियांग रुओक्शुए फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। स्कूल के बाहर, क्या तुम अकेले रहने का प्लान बना रहे हो? जुओ युएक्जिन ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। लिन हाओ हमेशा से एक गुड बॉय था। उसका अकेले शिफ्ट होने का आइडिया सच में बहुत सरप्राइजिंग था। मैंने सिर हिलाया। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जुओ युएक्जिन ने समझकर हाँ कहा। जुओ युएक्जिन मेरी क्लासमेट की बड़ी बहन थी। उसी ने मुझे स्विमिंग सिखाई थी। हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था। हम अक्सर मिलते रहते थे। थैंक यू, मैंने ग्रेटफुल होते हुए कहा। इसमें थैंक्स कैसा? ये तो छोटी सी हेल्प है। जुओ युएक्जिन ने मेरे शोल्डर पर जोर से मारा और हंसने लगी। मेरे मुंह से दर्द की आवाज निकली। उसने बहुत जोर से मारा था। कब शिफ्ट होना है? जुओ युएक्जिन ने पूछा। जितनी जल्दी हो सके। कल? मैं उसकी कॉन्फिडेंट स्माइल देखकर थोड़ा जेलस फील कर रहा था। सीनियर एक लड़की होकर भी कितनी स्ट्रांग थी। काश मैं भी उसके जैसा बन पाता। सीनियर को बाय बोलकर मैं स्ट्रीट की एक बेंच पर आकर बैठ गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और रात की हवा बहुत ठंडी थी। मैंने बहुत हल्के कपड़े पहने थे, इसलिए मैं ठंड से कांप रहा था। रात हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। स्ट्रीट पर ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ घरों की लाइट्स जल रही थीं। अंधेरे में वो लाइट्स बहुत खूबसूरत लग रही थीं। मैं अपना सिर बेंच पर टिकाए बैठा था। सिर्फ स्ट्रीट की हवा मुझे कंपनी दे रही थी। ट्रिंग, फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर मॉम का नाम फ्लैश हो रहा था। मैंने डायरेक्टली कॉल कट कर दिया, पर फोन बार बार रिंग होने लगा। मैंने इरिटेट होकर फोन स्विच ऑफ कर दिया और आंखें बंद करके बेंच पर लेट गया। बहुत साल पहले, मुझे याद भी नहीं कितने, मैं एक बार घर से भाग गया था। तब मैं बहुत छोटा था। मुझे लगा पेरेंट्स मुझे ढूंढने आएंगे, तो मैं अपनी फेवरेट खेलने की जगह पर छुप गया था। मुझे लगा वो मुझे जल्दी ढूंढ लेंगे,
पर कोई नहीं आया। आखिर में मुझे भूख लगी और मैं खुद ही घर वापस चला गया। ये सब याद करके मेरा दिल भर आया। मुझे सच में समझ नहीं आता, जब वो मुझसे इतना नफरत करते हैं तो मुझे पैदा ही क्यों किया। सॉरी, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। फोन से ये आवाज आई तो घर में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लिविंग रूम में टीवी पर सबसे हिट सीरियल चल रहा था, पर किसी का ध्यान टीवी पर नहीं था। इस नालायक को पता भी है क्या टाइम हो रहा है, अभी तक घर नहीं आया। लिन मोबाइल टीवी के सामने चक्कर काटते हुए गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। मैंने कहा था ना, इसे सबक सिखाने की जरूरत है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे रोका, वरना ये सब होता क्या। सुबह ही इसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए थी, तब इसे अक्ल आती। इतनी रात हो गई है, बाहर पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। शू युएकिंग बिना थके बार बार कॉल ट्राई कर रही थी। मेरी बहन भी कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसने अपना फोन निकाला। मैं ट्राई करती हूं। जब शू युएकिंग के फोन से फिर से वही ऑटोमेटिक आवाज आई तो लिन मोबाइल पास आकर बोले, मुझे लगता है उस कमीने की हिम्मत नहीं हो रही मेरा कॉल उठाने की। शू युएकिंग ने गुस्से में लिन मोबाइल का फोन झटक दिया। क्या आपको लगता है ऑलरेडी प्रॉब्लम्स कम है? ये सब आपकी गलती है, आपने ही उसे घर से निकाला है। लिन मोबाइल भी भड़क गए। तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। मैं जो भी कर रहा था उसके भले के लिए कर रहा था। अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो वो अब तक लाइन पर आ चुका होता। और मुझे भी टेंशन हो रही है, बस अपनी गलतियों का ब्लेम मुझ पर मत डालो। डैड, लिन यान ने डरी हुई आवाज में बोला। उसने डैड को इशारा किया कि वो अब और कुछ ना बोलें। अपनी बेटी को भी अगेंस्ट देखकर लिन मोबाइल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। वो हमारा कॉल नहीं उठाएगा। एक काम करते हैं, उसके फ्रेंड्स और टीचर्स को कॉल करके देखते हैं। लिन मोबाइल ने कुछ सोचते हुए कहा। शू युएकिंग को जैसे कोई उम्मीद की किरण दिखी। वो जल्दी से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करने लगी। ताकटक, जियांग रुओक्शुए के हाथ से पेन छूटकर टेबल पर गिर गया। टेबल लैंप की येलो लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बहुत खोई खोई सी लग रही थी। पूरा दिन उसने सिर्फ लिन हाओ के बारे में सोचा था। उसे जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे उसमें से एक भी नहीं हुआ था। वो लड़की कौन थी? जियांग रुओक्शुए के दिमाग में बार बार उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। वो कितनी बोल्ड और ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल किसी सूरज की तरह चमक रही थी। उसे देखकर जियांग रुओक्शुए को खुद पर डाउट होने लगा था। उसने अपना पेन उठाया, पर वो फिर से नीचे गिर गया। ट्रिंग! तभी अचानक उसका फोन रिंग हुआ। कॉल लिन यान का था। नाम देखते ही जियांग रुओक्शुए ने झट से कॉल पिक किया। रुओक्शुए सिस्टर, क्या आपको पता है मेरा भाई कहां है? लिन यान बहुत पैनिक कर रही थी। जियांग रुओक्शुए शॉक रह गई। लिन यान, क्या हुआ? लिन हाओ अभी तक घर नहीं आया? नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आया है। हमें नहीं पता वो कहां है, हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। जियांग रुओक्शुए को अचानक उस लड़की की याद आई। उसने अपने होंठ चबाए और गुस्से में कहा, शायद किसी लड़की के साथ डेट पर गया होगा। ये बोलते हुए जियांग रुओक्शुए का दिल और जलने लगा। नहीं नहीं, लिन यान ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। सिस्टर रुओक्शुए, आपको नहीं पता, आज सुबह मेरे भाई और डैड की बहुत बड़ी फाइट हुई थी। फोन रखने के बाद जियांग रुओक्शुए बहुत डिस्टर्ब हो गई। उसे पता ही नहीं था कि लिन हाओ की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो बस उससे कंप्लेंट्स कर रही थी। जियांग रुओक्शुए का दिल अचानक बैठ गया। उस वक्त लिन हाओ को कितना बुरा फील हो रहा होगा। उसने ये सब पहले नोटिस क्यों नहीं किया? जियांग रुओक्शुए ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और घर से निकल गई। स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी। उसने लिन हाओ को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। वो लिन हाओ की फेवरेट जगहों पर गई, जहां वो अक्सर जाता था वहां भी गई, पर वो कहीं नहीं था। कहां हो सकते हो तुम? जियांग रुओक्शुए का दिमाग काम नहीं कर रहा था। ट्रिंग! लिन यान का फिर से कॉल आया। सिस्टर रुओक्शुए, कुछ पता चला? जियांग रुओक्शुए ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अभी भी उसे ढूंढ रही हूं। मैंने उसे कॉल किया था पर उसका फोन स्विच ऑफ है। सिस्टर रुओक्शुए, क्या आपको पता है कि भाई कहां जा सकता है? लिन यान ने पूछा। जियांग रुओक्शुए को अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से कॉल कट किया और बीच की तरफ दौड़ पड़ी। समुद्र की तरफ से आने वाली हवा में नमक की स्मेल थी। जियांग रुओक्शुए वहां पहुंची। दूर से उसे बीच पर एक फिगर खड़ा दिखा। वो पास जाने ही वाली थी कि एक और फिगर लिन हाओ के पास आ गया। जियांग रुओक्शुए ने बिल्कुल सही देखा था। ये वही लड़की थी। वो लिन हाओ के पास आई और उसे एक ड्रिंक की कैन दी। जियांग रुओक्शुए के आंसू बहने लगे। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी और वो यहां किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हें ढूंढने ही नहीं आती। जियांग रुओक्शुए रोते हुए वहां से भाग गई। फोन फिर से रिंग हुआ। लिन यान का कॉल था। उसने बिना सोचे कॉल कट कर दिया। मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल करके बता दिया है। अब तुम मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? जुओ युएक्शन ने मुझे घर के अंदर लिया और बहुत सीरियस टोन में क्वेश्चन किया। सीनियर, मैं डर के मारे खड़ा हो गया। मुझे लगा जुओ युएक्शन मेरे सिर पर जोर से मारेगी। यहां आ गए हो और अब जाना चाहते हो? इतनी रात को कहां जाओगे? घर जाओगे? अगर तुम्हें घर जाना होता तो तुम स्ट्रीट पर रात नहीं गुजारते। सच सच बताओ। मैं चुप हो गया। वही पुरानी स्टबर्ननेस। जुओ युएक्शन ने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा और मुझे वापस चेयर पर बैठा दिया। चुपचाप यहीं बैठो, वरना मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी।
मैं आप लोगों को ट्रबल नहीं देना चाहता था, मैंने धीरे से कहा। मुझे किसी ट्रबल से डर नहीं लगता। जुओ युएक्शन ने बिना सोचे जवाब दिया। मुझे अचानक बहुत बुरा फील हुआ। मेरी फैमिली ने मेरे साथ कभी ऐसा बिहेव क्यों नहीं किया? चलो अब सच बताओ, जुओ युएक्शन ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। उसने मेरे सामने एक चेयर रखी और ऐसे एटीट्यूड के साथ मुझे घूरने लगी कि मैं मना नहीं कर सकता था। क्या मैं नहीं बता सकता? मैंने सैड स्माइल के साथ पूछा। जुओ युएक्शन ने हंसते हुए मुझे आंखें दिखाई। चुपचाप सब सच बता दो। मैं हार मान गया। मुझे पता था कि सीनियर बहुत बॉसी है। अगर मैंने अभी नहीं बताया तो वो कहीं और से पता लगा लेगी। मैंने गहरी सांस ली और उसे अपनी सारी सिचुएशन बता दी। जुओ युएक्शन शॉक में मुझे देखती रह गई। तभी लिविंग रूम में जुओ लिन खड़ा था। उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गया। वो अपना मुंह खोले शॉक में मुझे देख रहा था। वो जल्दी से होश में आया और भागते हुए मेरे पास आया। क्या कोई मिस्टेक हुई है? ऐसा कैसे हो सकता है? जुओ लिन मेरा बेस्ट फ्रेंड था और जुओ युएक्शन का छोटा भाई। उसी की वजह से मैं और सीनियर इतने क्लोज थे। जुओ लिन बहुत पैनिक कर रहा था। हम फिर से हॉस्पिटल चलेंगे। पक्का कोई मिस्टेक हुई है? तुम इतने यंग हो, तुम्हें ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? मैंने आ भरी। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे पता था तुम लोग हर्ट होगे। जुओ युएक्शन भी होश में आई। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या ये कंफर्म है? सिर्फ 3 महीने? मैंने कामली स्माइल करते हुए कहा। मैं अपने आखिरी 3 महीने अपनी मर्जी से खुशी से बिताना चाहता हूं। नहीं! जुओ लिन जोर से चीखा। हमने प्रॉमिस किया था ना, हम लाइफ टाइम ब्रदर्स रहेंगे। तुम भूल गए क्या? उसने मुझे जोर से हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। नेक्स्ट लाइफ में भी हम ब्रदर्स रहेंगे, मैंने अपनी तकलीफ छुपाते हुए स्माइल करके कहा। जुओ लिन हेल्पलेसली अपना सिर हिला रहा था और पीछे हटता गया। ये सब देखकर जुओ युएक्शन भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। अगले दिन जब मैं स्कूल वापस आया, क्लास टीचर ने मुझे अलग से बुलाया। लिन हाओ, मेरे साथ आओ। क्लास टीचर ने मेरी डेस्क पर नॉक किया और क्लास से बाहर चले गए। पूरी क्लास मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। कल रात जो हुआ था उसके बारे में मोस्टली सब स्टूडेंट्स को क्लास टीचर का कॉल आ चुका था। जुओ लिन टेंशन में अपनी सीट से उठा। मैंने उसे इशारा किया कि सब ठीक है और टीचर के ऑफिस में चला गया। ऑफिस में बाकी टीचर्स भी थे और उनके साथ एक और इंसान था, लिन मुबाई। लिन मुबाई का चेहरा गुस्से से काला हो रहा था, जैसे उन्हें किसी बात की बहुत बड़ी शर्मिंदगी फील हो रही हो। उन्हें देखकर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो आप कभी नहीं आए और आज छुट्टी लेकर आ गए। हाउ आयरॉनिक। मेरे बैठते ही क्लास टीचर ने मेरी तरफ देखा। कल रात तुम घर नहीं गए थे, कहाँ थे तुम और क्या कर रहे थे? कल मैं जुओ लिन के साथ था, मैंने स्माइल करते हुए जवाब दिया। क्लास टीचर ने मुझे बहुत सीरियसली देखा। लिन हाउ, मुझे सच बताओ, आखिर बात क्या है? यह सुनकर मैंने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। लिन मुबाई अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। टीचर्स के सामने तो सच बोलो। फिर उन्होंने क्लास टीचर की तरफ देखकर कहा, सर आपको नहीं पता, ये लड़का अचानक बिल्कुल बदल गया है, सिर्फ झूठ बोलता है और हमेशा मुझसे आर्ग्यू करता है। आपको इसे सबक सिखाना चाहिए ताकि ये सुधर जाए। मिस्टर लिन, प्लीज काम डाउन। क्लास टीचर ने बाकी टीचर्स की तरफ देखते हुए लिन मुबाई को शांत होने का इशारा किया। लिन मुबाई ने मुझे गुस्से से घूरा और वापस अपनी सीट पर बैठ गए। क्लास टीचर ने फिर पूछा, लिन हाउ, क्या तुम सच में कुछ नहीं बताना चाहते? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, मैंने सिर हिला दिया। मुझे पता था ऐसा ही होगा। अगर लिन मुबाई यहां नहीं होते तो शायद मैं एक्सप्लेन कर देता, पर अब मुझे कुछ नहीं बोलना था। क्लास टीचर ने लंबी सांस ली और ऑफिस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। 2 लोग धीरे धीरे अंदर आए। कल रात ली जन्नान ने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था और तुम दोनों बहुत क्लोज थे, क्या ये सच है? क्लास टीचर ने पूछा। ली जन्नान और जियांग रुओक्शुए ऑफिस में आ चुके थे। क्लास टीचर की बात सुनकर ली जन्नन ने कहा, सर मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब आपने मुझे कॉल किया था तो मैं भी उसे ढूंढने गया था और तब मैंने देखा कि लिन हाओ एक लड़की के साथ था और दोनों बहुत क्लोज थे। मुझे लगता है ये रिलेशनशिप में है, इसीलिए कल रात इसने वो सारा ड्रामा किया। मैंने जियांग रुओक्शुए को भी वहां देखा था, वो भी प्रूफ दे सकती है। क्लास टीचर ने जियांग रुओक्शुए की तरफ देखा। मैंने भी उसे देखा। जियांग रुओक्शुए ने मेरी तरफ बिना कोई इमोशन दिखाए सिर हिलाया। हाँ सर, मैंने भी देखा था। अंधेरा था तो बहुत क्लियरली नहीं दिखा, पर इतना समझ आ रहा था कि लिन हाओ उस लड़की के बहुत क्लोज था। वो नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं लग रहे थे। मैं खुद पर हंस पड़ा। तभी लिन मुबाई फिर से खड़े हो गए। तो ये बात है? मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? ये है तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट? मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूं ताकि तुम पढ़ाई कर सको और तुम यहां ये सब कर रहे हो। तभी मैं सोचूं कि आजकल तुम इतने अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। मिस्टर लिन! क्लास टीचर ने जल्दी से खड़े होकर उनकी बात काटी। लिन मुबाई गुस्से से हाँफ रहे थे और उनके दांत किटकिटा रहे थे, पर क्लास टीचर का गुस्सा देखकर वो चुपचाप बैठ गए। क्लास टीचर ने ली जेन्नन और जियांग रुओक्शुए की तरफ देखा।
तुम दोनों को 100% श्योर होना होगा। ऐसी बातों से स्टूडेंट की रेपुटेशन पूरी तरह रूइन हो सकती है। मैं 100% श्योर हूं, ली जेन्नन ने बिना एक सेकंड सोचे कहा। जियांग रुओक्शुए ने एक पल के लिए हेजिटेट किया और फिर जोर से अपना सिर हां में हिलाया। नहीं। तभी जुओ लिन की लड़खड़ाती हुई आवाज आई। वो भागता हुआ ऑफिस में घुसा। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। सर, कल रात लिनहाओ मेरे साथ था। फिर उसने जियांग रुओक्शुए की तरफ देखा। जियांग रुओक्शुए, तुम लिनहाओ के साथ इतना टाइम बिताती हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि वो कैसा है। वो ऐसे काम नहीं करता और ना ही किसी के लिए ट्रबल क्रिएट करता है। सही कहा ना? जुओ लिन की बात सुनकर जियांग रुओक्शुए को कल रात की वो लड़की याद आ गई। उसने अपने होंठ चबाए। इंसान का चेहरा देखकर उसका दिल नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जुओ लिन का गुस्सा फूटने ही वाला था। तभी ली जन्नन ने कहा, जुओ लिन, मुझे पता है तुम लिनहाओ के बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन ऐसे झूठ बोलकर हेल्प नहीं करते। चुप कर कमीने, जुओ लिन चिल्लाया। जुओ लिन! क्लास टीचर की कड़कती आवाज आई। जुओ लिन तुरंत चुप हो गया। क्लास टीचर ने मेरी तरफ देखा। लिनहाओ, तुम खुद बताओ। क्लास टीचर मुझे बहुत सीरियसली देख रहे थे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच बोलोगे तो मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगा। मैं किसी इनोसेंट को सजा नहीं दूंगा। क्लास टीचर की बात सुनकर सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। लिन मुबाई, ली जेन्नन, जियांग रुओक्शुए, सब मुझे घूर रहे थे। मैंने उन सबको देखा। मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी जिसे मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इस पॉइंट पर आकर मैंने अब किसी चीज से उम्मीद रखना छोड़ दिया था, लेकिन अपने ही दोस्तों और डैड को दुश्मनों की तरह देखते हुए मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं बस अपने आखिरी 3 महीने शांति से बिताना चाहता था, लेकिन लगता है मेरी ये विश भी बहुत बड़ी थी। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि इसका नेचर अचानक कैसे बदल गया। अच्छा, तो ये बात है। अच्छी बातें तो सीखनी नहीं है, बस यही सब फालतू काम करने हैं। आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लिन मुबाई चिल्लाए। ऑफिस के बाकी टीचर्स भाग कर आए और लिन मुबाई को रोकने लगे। लिन मुबाई का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। आज उनके लिए सच में बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। उन्हें ऑफिस में खड़े रहने में भी शर्म आ रही थी। वहीं जियांग रुओक्शुए मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट से देख रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लड़का उससे प्यार करने और प्रोटेक्ट करने के प्रॉमिसेस करता था, वो अचानक ऐसा घटिया काम कर सकता है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी। ऑफिस से बाहर आते ही जुओ लिन ने मुझसे पूछा, तुमने सच क्यों नहीं बताया? क्या फायदा बताने का? मैंने सैड स्माइल दी। मेरे पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है। मैं अपना टाइम फालतू के एक्सप्लेनेशंस में वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सुनते ही जुओ लिन की आंखें भर आईं। वो सब बहुत पछताएंगे। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। वो पछताएं या ना पछताएं, मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बात कर ही रहे थे कि ली जेन्नन और जियांग रुओक्शुए पीछे से आए। ली जेन्नन ने मुझे देखकर कहा, लिन हाओ, मुझे गलत मत समझना। मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम गलत रास्ते पर जाओ। बकवास बंद कर। जुओ लिन किसी बम की तरह फटा और उसने ली जेन्नन का कॉलर पकड़ लिया। तू क्या चाहता है बे? ली जेन्नन घबराकर छूटने की कोशिश करने लगा। जुओ लिन ने भी मार्शल आर्ट सीखी थी। ली जेन्नन उसके सामने कुछ नहीं था। ली जेन्नन गुस्से से कांपने लगा। छोड़ दो जुओ लिन, मैंने कहा। जुओ लिन ने गुस्से में उसका कॉलर छोड़ा और कोडली घूरते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तू बस लिन हाउ से जलता है, सीधे तरीके से कुछ कर नहीं सकता। तो ये घटिया ट्रिक्स खेल रहा है। तेरी औकात ही यही है। जुओ लिन की बातों से ली जेन्नन का चेहरा कभी लाल हो रहा था, कभी नीला। जुओ लिन ने उसे धक्का देकर पीछे किया। ली जेन्नन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर जुओ लिन ने जियांग रुओक्शुए की तरफ देखा। मुझे लगता था तुम लिन हाओ को सबसे ज्यादा समझती हो, पर मैं गलत था। तुमने सच में बहुत डिसअपॉइंट किया है। जियांग रुओक्शुए को अचानक बहुत बुरा लगा। बिट्रायल तो उसे फील हो रहा था। उसने गुस्से में जुओ लिन को देखा। मुझे भी लगता था कि मैं उसे समझती हूं, पर मैं गलत थी। जुओ लिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, जो लड़की खुद को उसका सबसे क्लोज मानती है, आज वही उसके अगेंस्ट खड़ी है। तुम बहुत पछताओगी, जुओ लिन ने दांत पीसते हुए कहा। मैं कभी नहीं पछताऊंगी, जियांग रुओक्शुए ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते हुए जिद्दी टोन में कहा। मैं खुद को बहुत अच्छे से जानती हूं। मैं ऐसे इंसान के लिए कभी रिग्रेट नहीं करूंगी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यह है कि मैंने ऐसे इंसान को पसंद किया। उसने बहुत डिसअपॉइंट किया है। चलो यहां से। मैंने जुओ लिन का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। मेरी जाती हुई फिगर को देखकर जियांग रुओक्शुए ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका दिल दर्द से फटने लगा। गलती उसने की है, फिर उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं कभी नहीं पछताऊंगी, कभी नहीं, जियांग रुओक्शुए ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे वो खुद को यकीन दिलाना चाहती हो। आज का दिन सच में बहुत अलग था। मुझे स्कूल की लाइफ अचानक बहुत बोरिंग लगने लगी थी। मैं बहुत कुछ सोच रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहां जाना है। शायद यही मेरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी।
आज के पॉइंट पर आकर मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या पसंद है, मैं किससे नफरत करता हूं, या मैं असल में कैसा इंसान हूं। स्कूल की घंटी बजी, मैं और जुओलिन क्लास से बाहर निकले। क्लास में सब विस्परिंग कर रहे थे, लाई जेनन को क्या हुआ? क्या लिनहाउ सच में किसी लड़की के चक्कर में घर नहीं जा रहा है? लिनहाउ ऐसा लड़का तो नहीं लगता, पक्का कोई मिस्टेक हुई है। सुना है उसे स्कूल से पनिशमेंट मिलने वाली है, तुम्हें फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। लाई जेनन अपनी सीट से खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने बाहर जाते हुए मेरी तरफ देखा और मॉकिंग स्माइल दी। चेहरे से कोई इंसान नहीं पहचाना जाता, तुम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते। यह सुनकर क्लास में सब चुप हो गए। जियांग रोक्शुए ब्लैंकली दरवाजे की तरफ देख रही थी। आज क्लास में उसका जरा भी फोकस नहीं था। रोक्शुए, क्या हुआ? फेंग रोबिंग ने कंसर्न से पूछा। जियांग रोक्शुए अचानक होश में आई। उसने जल्दी से अपना बैग पैक किया और क्लास से बाहर दौड़ पड़ी। मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूं। जियांग रोक्शुए को ऐसे भागते देखकर क्लास के सब लोग हैरान रह गए। आज की जियांग रोक्शुए भी बहुत अजीब लग रही थी। सिस्टर! स्ट्रीट के कॉर्नर पर जुओ लिन ने हाथ हिलाया तो जुओ युएक्शन स्माइल करते हुए पास आई। आज सीनियर ने एक लाइट ब्लू ड्रेस और फ्लफी बूट्स पहने थे। वो बहुत सॉफ्ट और ब्यूटीफुल लग रही थी। सीनियर! मैंने भी आगे बढ़कर विश किया। जुओ युएक्शन ने हंसते हुए मेरे बाल बिगाड़ दिए। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? मैं तुम्हारी सिस्टर हूं ना। सिस्टर, रूम का क्या हुआ? जुओ लिन ने आंखें घुमाते हुए पूछा। उसे फील हो रहा था कि ये उसकी रियल सिस्टर नहीं है, वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। जुओ युएक्शन हंसी। मैंने 2 जगह देखी हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं, स्कूल से ज्यादा दूर भी नहीं है और रेंट भी अफोर्डेबल है। अब बस लिन हाओ को चूज करना है। मैंने उन्हें दोनों रूम्स एम्प्टी रखने को कह दिया है। थैंक यू, मैंने सॉफ्टली कहा। मैंने पिछले कुछ सालों में जो स्कॉलरशिप के पैसे बचाए थे वो एक कार्ड में रखे थे। उन पैसों से मेरा कुछ महीनों का गुजारा आराम से हो सकता था। फिर से थैंक यू। जुओ युएक्शन ने फिर से मेरे बाल बिगाड़े। ये देखकर जुओ लिन ने फिर से कंप्लेन करना शुरू कर दिया। दूर एक कॉर्नर पर खड़ी जियांग रोक्शुए ये सब देख रही थी। उसने अपने होंठ काटे और उसके आंसू अपने आप बहने लगे। वो जैसे किसी मैजिक स्पेल के अंडर उनके पीछे पीछे आ गई थी। ये सीन देखकर उसे फील हुआ कि वो कितनी बेवकूफ है। जब सब कुछ क्लियर हो चुका था तो वो यहां क्यों आई? उसे अचानक बहुत गुस्सा आया। सबसे बुरी बात यह थी कि जुओ लिन को सब पता था, फिर भी उसने जियांग रोक्शुए को इतनी खरी खोटी सुनाई। वो सब मिले हुए थे। अच्छा है, उसे पनिशमेंट मिलेगी। जियांग रोक्शुए रोने लगी। कुछ दूर आगे जाते हुए जियांग रोक्शुए फिर से छुपते छुपाते उनके पीछे जाने लगी। मैं सच में पागल हूं, उन तीनों को हंसते हुए एक स्मॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते देख। जियांग रोक्शुए को फील हुआ जैसे वो कोई चोर है। वो हेल्पलेसली अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने एक पेड़ से टिक कर खड़ी हो गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे पता था कि लिन हाओ कैसा इंसान है, फिर भी वो उस पर ट्रस्ट करना चाहती थी। मैं सच में इडियट हूं। तुम जियांग रोक्शुए हो ना? अचानक सामने से एक बहुत मीठी आवाज आई। वो खूबसूरत लड़की जियांग रोक्शुए को देख रही थी। मेरा नाम जुओ युएक्शन है। जियांग रोक्शुए झट से खड़ी हो गई और डिफेंसिव होते हुए जुओ युएक्शन की आंखों में देखने लगी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जुओ युएक्शन ने स्माइल किया। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और इतनी दूर से हमारे पीछे पीछे आ रही हो तो मैंने गेस कर लिया। अपना राज खुलते देख जियांग रोक्शुए को एम्बैरेसमेंट हुई। वो मुड़ी और जाने लगी। तुम जानना नहीं चाहती कि हम यहां क्यों आए हैं? जुओ युएक्शन ने पीसफुली पूछा। यह सुनकर जियांग रोक्शुए रुक गई, पर वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना चाहती थी। उसने गुस्से में कहा, और क्या कर सकते हो? कुछ घटिया काम ही कर रहे होगे। जुओ युएक्शन ने बिना बुरा माने हंस कर कहा, लिन हाओ घर से शिफ्ट हो रहा है, इसलिए उसने मुझे हाउस हंट करने के लिए हेल्प मांगी थी। जियांग रोक्शुए का दिल जोर से धड़का। जुओ युएक्शन ने आगे कहा, शायद उसकी फैमिली के साथ फाइट हुई है। कल रात उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो स्ट्रीट पर सोने वाला था, तो मैं और जुओ लिन उसे अपने घर ले गए थे। ये बोलते हुए जुओ युएक्शन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी भी उससे फाइट हुई है। प्लीज अच्छे से बात करके सॉल्व कर लो। क्या सच में सिर्फ इतनी सी बात है? जियांग रोक्शुए का दिल कांप रहा था। जुओ युएक्शन ने सिर हिलाया। तुम दोनों जितने क्लोज हो, तुम्हें लिन हाओ को सबसे ज्यादा समझना चाहिए था। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता? जियांग रोक्शुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अचानक खुद से नफरत होने लगी। जियांग रोक्शुए सड़क पर किसी जिंदा लाश की तरह चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर ये सब? जियांग रोक्शुए को जुओ लिन की बातें याद आने लगीं। जुओ युएक्शन की बातें याद आने लगीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसे जोर से मुक्का मारा हो। तुम्हें लिन हाओ को सबसे ज्यादा समझना चाहिए था। तुम्हें लिन हाओ को सबसे ज्यादा समझना चाहिए था। जियांग रोक्शुए को अचानक कुछ याद आया। उसने पैनिक होते हुए अपने बैग से फोन निकाला। लिन यान, क्या तुम्हारी भाई की फैमिली से फाइट हुई है? हाँ सिस्टर रोक्शुए, क्या हुआ? आपकी आवाज थोड़ी ऑफ लग रही है। क्या आपको पता चल गया कि भाई घर से शिफ्ट हो रहा है?
जियांग रोकशुए के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे वापस दौड़ लगा दी। उसे लिन हाओ से माफी मांगनी थी। उसे लिन हाओ को बताना था कि वो गलत थी। स्ट्रीट पर जुओ लिन ने जियांग रोकशुए को भागते हुए देखा और उसका चेहरा कोल्ड हो गया। लिन हाओ कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, जियांग रोकशुए ने बिना सोचे पूछा। जुओ लिन ने मॉकिंग टोन में कहा, रहने दो, हम तुम्हारी जैसी रिच किड से पंगा नहीं ले सकते। तुम यहां मत आया करो। सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है। मैं सच में लिन हाओ को ढूंढना चाहती हूं, जियांग रोकशुए रोते हुए बोली। उस वक्त लिन हाओ को सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर वो उसके साथ खड़ी होने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर उस पर शक कर रही थी। उस वक्त लिन हाओ को कितना हेल्पलेस फील हुआ होगा। जुओ लिन ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, तुम जाओ यहां से, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। जियांग रोकशुए ने हेल्पलेसली जुओ युएक्शन की तरफ देखा। सिस्टर, प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपसे बेग करती हूं। प्लीज मुझे लिन हाओ के पास ले चलो, उसे मत बताना सिस्टर, जुओ लिन ने गुस्से में कहा। जियांग रोकशुए आगे बढ़ी और प्लीडिंग करने लगी। सिस्टर प्लीज, मुझे बस लिन हाओ को एक बार सॉरी बोलना है। तुम्हारी बात पर कौन बिलीव करेगा? जुओ लिन चिल्लाया। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रही थी कि तूने सब अपनी आंखों से देखा है, और अब फेक टेयर्स बहा रही हैं। जियांग रोकशुए को जमीन में गड़ने का मन कर रहा था। ब्लू स्टार अपार्टमेंट, रूम 303। थैंक यू, जियांग रोकशुए ने बिना सोचे जवाब दिया और दौड़ पड़ी। सिस्टर! जुओ लिन इरिटेट हो गया। जुओ युएक्शन ने सिर हिलाया। प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी ही पड़ेगी, उन्हें खुद डील करने दो। मैंने जस्ट बैठा ही था कि डोरबेल बजी। मुझे लगा जुओ युएक्शन और जुओ लिन होंगे, पर जब दरवाजा खोला तो सामने जियांग रोकशुए खड़ी थी। तुम यहां क्यों आई हो? मैंने कोल्डली पूछा। मेरा एटीट्यूड देखकर जियांग रोकशुए पैनिक हो गई। तुम रूम ढूंढ रहे हो? उसने सिर झुकाकर गिल्ट के साथ पूछा। क्या कहना चाहती हो? मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुम बताते तो हम सब समझते। तुम्हें ऐसे मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरी टोन और कोल्ड हो गई। जियांग रोकशुए और ज्यादा घबरा गई। उसने खुद को काम करने की पूरी कोशिश की। हम ऐसे कब बन गए? तुम अब मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं करते? तुम यहां क्यों आए हो? मैंने इरिटेट होकर कहा। चाहे तुम हो या मेरे पेरेंट्स, तुम लोगों ने मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं किया, तो मैं एक्सप्लेन क्यों करूं? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। जियांग रोकशुए ने अपना सिर झुका लिया। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, मैं बस गुस्से में थी। सॉरी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई मुझ पर ट्रस्ट करे, मैंने स्मूथली कहा। जियांग रोकशुए के दिल में एक और दर्द उठा। लिन हाओ के वर्ड्स किसी चाबुक की तरह उसके दिल पर पड़ रहे थे। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? जियांग रोकशुए ने उम्मीद से मेरी तरफ देखा। मैंने एक गहरी सांस ली। तुम वापस जाओ, हमारे बीच अब कोई रिलेशनशिप नहीं है। माफ करने या ना करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। हम सिर्फ अच्छे क्लासमेट्स बनकर रह सकते हैं। क्या हम सिर्फ क्लासमेट्स बनकर रह जाएंगे? जियांग रोकशुए का चेहरा उदास हो गया। मेरे वर्ड्स बिल्कुल फाइनल थे। सूरज ढल चुका था। जियांग रोकशुए स्ट्रीट पर बिना किसी डेस्टिनेशन के चल रही थी। लिन हाओ के वर्ड्स किसी नाइफ की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। उसे कल की सारी बातें याद आ रही थीं। उसका मन कर रहा था कि वो खुद को थप्पड़ मार ले। वो इंसान थी जो लिन हाओ को सबसे अच्छे से समझती थी। उसे लिन हाओ को समझना चाहिए था। ट्रिंग, उसका फोन रिंग हुआ। सीनियर सिस्टर जियांग रोकशुए ने कॉलेज क्लब की सीनियर का कॉल पिक किया। रोकशुए, उधर से आवाज आई। मैंने लिन हाओ के बारे में सुना। क्या तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? मैंने सुना है लिन हाओ का मैटर स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंच गया है। स्कूल ने पनिशमेंट नोटिस भी इशू कर दिया है। जियांग रोकशुए का चेहरा पेल हो गया। इतनी जल्दी? आखिर हुआ क्या था? क्या तुमने कुछ गलत समझा? जियांग रोकशुए रोने लगी। वो बता नहीं पा रही थी कि उसने क्या किया है। सीनियर ने आह भरी। तुम लिन हाओ से अच्छे से बात क्यों नहीं कर लेती? अगर कोई उसे नहीं समझता तो कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए ना। सीनियर के वर्ड्स ने जियांग रोकशुए के दिल में फिर से दर्द जगा दिया। सीनियर ने फर्दर कहा, मुझे तुम्हें कुछ बातें नहीं बतानी चाहिए थी, पर अब बता रही हूं। तुम्हें लगता था ना कि क्लब ने तुम्हें जो टास्क दिया था उसमें हमने तुम्हारी हेल्प की थी? नहीं, हम सब अपने काम में बिजी थे। वो लिन हाओ था जिसने दिन रात मेहनत करके तुम्हारा टास्क कंप्लीट करवाया था। वो सच में तुम्हारी बहुत केयर करता है। भले ही वो बोलता ना हो, पर उसके एक्शंस सब बता देते हैं। अगर तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे जल्दी सॉल्व कर लो। फोन कट करने के बाद जियांग रोकशुए का दर्द और बढ़ गया। वो सड़क पर ही घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। लिन हाओ ने उसके लिए इतना कुछ किया था और आखिर में उसने लिन हाओ पर ट्रस्ट नहीं किया। थैंक यू सीनियर रोकशुए। लिन यान ने फोन कट किया और पैनिक में शू युएकिंग के पास भागी। मॉम, बहुत बुरी खबर है, भाई को स्कूल से पनिशमेंट मिलने वाली है। क्या हुआ? शू युएकिंग ने अपने हाथ एप्रन से पोंछे और जल्दी से बाहर आई।
लगता है भाई के बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। स्कूल वालों को लग रहा है कि वो रिलेशनशिप में है, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलने वाली है। अब हम क्या करें? लिनयान ने कहा। शू यूएकिंग को अचानक रियलाइज हुआ, पक्का तुम्हारे डैड ने कुछ कहा होगा, मैं अभी उनसे पूछती हूं। तभी लिन मुबाई घर में एंटर हुए। उनका चेहरा लाल था और मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। क्या हुआ? मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? शू यूएकिंग ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछा। लिन हाओ को स्कूल से पनिशमेंट मिलने वाली है, क्या आपको इस बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है, लिन मुबाई ने गुस्से में कहा। मैंने ही स्कूल मैनेजमेंट को एक्शन लेने के लिए कहा है। उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि उसे अपनी औकात पता चले। आपने ऐसा क्यों किया? शू यूएकिंग का पूरा शरीर कांप रहा था। तुम्हें पता भी है उसने क्या किया है? लिन मुबाई डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोले। मैंने हमेशा चाहा कि वो एक रियल मैन बने, और वो घटिया काम कर रहा है। वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, तुम्हें पता है? और अब उस लड़की के लिए वो घर से बाहर शिफ्ट हो रहा है। मैं ये सब बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं और स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। वो मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकता। डैड, आप गलत समझ रहे हैं। लिनयान ने गुस्से में पैर पटका। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। लिन मुबाई का चेहरा और लाल हो गया। उनके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। स्लैप! लिन मुबाई के चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान छप गए। शू यूएकिंग रोते हुए बोली, लिन हाओ किसी रिलेशनशिप में नहीं है। उसकी क्लासमेट बस हाउस हंट करने में उसकी हेल्प कर रही थी। और अब सब क्लियर हो चुका है। यह बात उसने खुद एडमिट की है। आप बिना सच जाने उसे ब्लेम कर रहे हैं। आप उसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा? लिन मुबाई ने शू यूएकिंग को गुस्से से घूरा। प्यार बेटे को बिगाड़ देता है। यह बात बिल्कुल सच है। शू यूएकिंग ने डिसअपॉइंटमेंट से लिन मुबाई को देखा। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। पहले आप जो भी कहते थे, जो भी करते थे, मैं हमेशा ब्लाइंडली सपोर्ट करती थी। पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत थी। आप बहुत एरोगेंट हैं। आपको जो सही लगता है आप बस उसी पर बिलीव करते हैं। आप कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? इन बातों का अब कोई मतलब नहीं। अभी जीरो के क्लासमेट का कॉल आया था। उसने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की है। अगर तुम्हें डाउट है तो उसके क्लास टीचर से कंफर्म कर लो। शू यूएकिंग की बात सुनकर लिन मुबाई आखिरकार टूट गया। उसने कन्फेस क्यों किया? उसने तो खुद कन्फेस किया था ना। तुमने उसके साथ क्या किया है? तुम्हारे जैसे फादर के होते हुए क्या उसके रेबल करने का कोई फायदा था? शू यूएकिंग ने यह कहा जरूर, पर उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। और वजह क्या हो सकती है? उसके बेटे की लाइफ के बस कुछ ही मंथ्स बचे हैं। अब उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। लिन मुबाई ने सिर हिलाया। उसका नशा उतर चुका था और चेहरा बिल्कुल पेल पड़ गया था। डैड! लिन यान चिल्लाई। ये क्या टाइम है? जल्दी भैया के टीचर को कॉल कीजिए। देखिए क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है। लिन मुबाई ने पैनिक में अपना फोन निकाला और कॉल डायल किया। हेलो टीचर, मैं लिन हाओ का फादर बोल रहा हूं। आज जो हुआ मैं बस उसे वेरीफाई करना चाहता था। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो खुद कन्फेस किया था ना। ये सब कैसे बदल गया? आपको नहीं पता इसका क्या मतलब है? टीचर, अब हम क्या करें? क्या यह पनिशमेंट अभी कैंसिल हो सकती है? वो अभी स्टूडेंट है। उसकी लाइफ का प्राइम टाइम चल रहा है। एक झूठी बात की वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं हो सकता। हाँ, मैंने ही फोर्स किया था। लेकिन जब ये बात सच ही नहीं है तो? पनिशमेंट इशू हो चुकी है, अब कैंसिल नहीं हो सकती। ये कैसा रीजन है? क्या सिर्फ इस रीजन की वजह से एक बच्चे की पूरी लाइफ खराब कर देंगे? टीचर, प्लीज कोई प्लान सोचिए। इस चीज का उस पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। कॉल कटने के बाद लिन मुबाई के होंठ सफेद पड़ चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो भी किया उसी की भलाई के लिए तो किया था। सुबह की रोशनी खिड़की से आ रही थी। मैं धीरे से उठा। टाइम देखने की हैबिट थी। कपड़े उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। भले ही आज सैटरडे था। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैं तो घर से बाहर शिफ्ट हो चुका हूं। अब मुझे इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने की क्या जरूरत है? मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। मैंने कपड़ों को यूं ही दूर फेंक दिया। फोन पर एक रिलैक्सिंग गाना प्ले किया और वापस मजे से बिस्तर पर लेट गया। जब मैं सोकर उठा तब दोपहर के 12 बज चुके थे। मैंने आलस में आकर फ्रेश फील किया। बाहर जाकर खाना खाया। उसके बाद मैं सुपरमार्केट गया और कुछ डेली यूज का सामान खरीदा। इसके अलावा मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने थे। ये सब फिनिश करके जब मैं घर लौटा तो 2 बज चुके थे। कल मैंने घर ठीक से क्लीन नहीं किया था, इसलिए आज अच्छी तरह सफाई की। ये सब करते करते शाम के 5 बज गए। लेकिन मुझे एक अजीब सी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही थी। तभी रिंग रिंग, फोन बज उठा। मैंने कॉलर आईडी देखा और कॉल रिसीव किया। 0। दूसरी तरफ से शू यूएकिंग की आवाज आई। मॉम। मैंने बिल्कुल फ्लैट टोन में कहा। शू यूएकिंग ने कहा, तुम्हारे डैड ने जो कुछ भी किया मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं उनकी तरफ से तुमसे अपोलोजाइज करती हूँ।
ठीक है, मैंने बस सिर हिला दिया। शू यूएकिंग ने आगे कहा, लिन हाओ, तुम्हारे डैड को बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, वो असल में हमेशा तुम्हारी केयर करते हैं। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मेरी ये केयरलेस टोन सुनकर शू यूएकिंग को बहुत बुरा लगा। उसे अचानक वो पुराना टाइम याद आ गया जब लिन हाओ हमेशा उनसे प्यार पाने की उम्मीद रखता था। क्या तुम एंग्री हो? शू यूएकिंग ने पूछा। ये सवाल सुनकर मैं पल भर के लिए सुन्न पड़ गया। एंग्री? उन्होंने तो कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं की। तो आज अचानक उन्हें कैसे फर्क पड़ने लगा कि मैं एंग्री हूं या नहीं? नहीं। मैं कुछ देर चुप रहा। शू यूएकिंग ने उम्मीद से कहा, अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी। नहीं, मैंने धीरे से इनकार कर दिया। शू यूएकिंग ने एक उदास सी स्माइल दी। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आप ज्यादा मत सोचिए। मैंने फिर से उस बात को टाल दिया। एक बेटे के तौर पे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं कह नहीं सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। पहले कभी उन्होंने मुझसे ये सब क्यों नहीं पूछा? फोन की दूसरी तरफ कुछ देर के लिए बिल्कुल साइलेंस छा गया। मुझे लगा कि शायद अब कॉल कट होने वाला है, लेकिन तभी उनकी आवाज फिर से आई। हाँ, तुमने पहले कहा था ना कि तुम्हें ग्रैंडमा की याद आ रही है, तो क्यों ना हम इन 2 दिनों के लिए उनके पास चलें? मॉम ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वो आगे बोली, इस बार सिर्फ हम और तुम्हारी सिस्टर चलेंगे। उसे भी ग्रैंडमा से मिले काफी टाइम हो गया है। ठीक है, मैंने अग्री कर लिया। कुछ टाइम पहले ग्रैंडमा ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि वो मुझे मिस कर रही हैं। मैंने तब मॉम डैड से वहां जाने को कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया था। फिर इतना सब कुछ हो गया कि मैं खुद इस बारे में भूल गया था। शाम को एक पुराने साइन बोर्ड वाले स्टोर के सामने मैं अपना बैग लिए खड़ा था। कुछ ही देर में एक लाल रंग की कार मेरे सामने आकर रुकी। शू यूएकिंग ड्राइविंग सीट से बाहर आई। 0, तुम्हें कुछ खाना है? मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूं। नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे उनका ये ओवर केयरिंग नेचर थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने बैक सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। पीछे लिन यान अपना छोटा सा बैग लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। लिन यान के उलट मेरा और ग्रैंडमा का रिलेशन काफी अच्छा था, लेकिन वो बाकी सबके साथ थोड़ी कोल्ड रहती थी, यहां तक कि लिन यान के साथ भी। इसलिए ये छोटी बहन ग्रैंडमा से थोड़ा डरती थी। लिन यान को डरते हुए मुझे ग्रीट करते देख मैंने बस सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गया। कार स्टार्ट हुई और शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी। कुछ ही देर में हम शहर से बाहर आ गए। ग्रैंडमा का गांव शहर से काफी दूर था। ड्राइविंग करके वहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते थे। रास्ते भर शू यूएकिंग पूरे इंटरेस्ट के साथ मेरी करंट सिचुएशन के बारे में पूछती रही और मैं बस हाँ ना में जवाब देता रहा। खिड़की के बाहर पेड़ों की कतारें तेजी से पीछे छूट रही थीं। जब भी ऐसा होता, मेरी मेमोरीज किसी लहर की तरह वापस आने लगती थीं। शायद मैं उस वक्त 10 साल का था। समर वेकेशन चल रहे थे। मॉम डैड अपने काम में इतने बिजी थे कि मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे ग्रैंडपा के पास छोड़ दिया। सिस्टर डैड के साथ ऑफिस जाती थी, जहां वो उस पर नजर रख सकते थे। चूंकि वेकेशन 2 महीने के थे, डैड को टेंशन थी कि ग्रैंडपा मुझे संभालते संभालते थक जाएंगे, इसलिए 1 महीने बाद उन्होंने मॉम को कहकर मुझे मेरे मैटरनल ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के यहाँ भिजवा दिया। उस वक्त ग्रैंडपा जिंदा थे। उसी टाइम से मेरी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ बॉन्डिंग मजबूत होने लगी थी। उसके बाद की गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपना ज्यादातर टाइम अपने ग्रैंडपा या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और खुद आ जा सकता था, तो मुझे मॉम डैड के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मैं 12 साल का था, तब ग्रैंडपा हमें छोड़कर चले गए और बस ग्रैंडमा अकेली रह गई। तब से मैं अपना ज्यादातर टाइम ग्रैंडमा के साथ बिताने लगा। ग्रैंडपा के बारे में सोचकर मेरा दिल फिर से दुख और गिल्ट से भर गया। अगर उस दिन भैया, लिनयान की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। शू यूएकिंग और लिनयान मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे तब रियलाइज हुआ कि हम पहुंच चुके थे। मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। मॉम, हम आ गए। शू यूएकिंग ने कार पार्क की और आंगन में जाते हुए जोर से आवाज लगाई। घर के अंदर से एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत बाहर आई, जिसकी शक्ल शू यूएकिंग से काफी मिलती जुलती थी। उनका चेहरा थोड़ा भारी था और झुर्रियों से भरा हुआ था। वो 60 के पार लग रही थीं। ये कोई और नहीं, मेरी ग्रैंडमा शू हुएक्शन थी। शू यूएकिंग को देखकर शू हुएक्शन ने बस हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो आगे बढ़ी और प्यार से बोली, मेरे बच्चे, कुछ ही टाइम हुआ है मिले हुए और तू इतना कमजोर कैसे हो गया? मैं ठीक हूं। उन्हें देखकर मेरा दिल भर आया। शू हुएक्शन जोर से हंसी और फिर शू यूएकिंग की तरफ देखकर बोली, अंदर आ जाओ। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे ले गई और मेरी केयर करने लगी।
जैसे उन्हें पीछे खड़ी शू यूएकिंग और लिन यान दिखाई ही ना दे रही हों। मॉम, ग्रैंडमा को शायद मैं पसंद नहीं हूं, लिन यान ने डरते हुए कहा। ऐसा नहीं है, तुम्हारी ग्रैंडमा का नेचर ही ऐसा है। पिछले कुछ सालों में वो थोड़ी कोल्ड हो गई हैं, इसका तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ग्रैंडमा भैया के साथ बिल्कुल अलग बिहेव करती हैं। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे भैया ने उनके साथ काफी टाइम स्पेंड किया है। घर के अंदर जाकर शू हुएक्शन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिठाया। घर में अभी भी वही पुरानी 8 कोनों वाली टेबल थी, कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि ग्रैंडमा पहले से ज्यादा बातें कर रही थीं और थोड़ी कमजोर भी लग रही थीं। इससे मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट फील हुई। हम अगले 2 दिन यहीं रुकेंगे, शू यूएकिंग ने शू हुआक्शन की तरफ देखते हुए कहा। शू हुआक्शन ने बस सिर हिलाया। थोड़ी देर में मैं सब क्लीन कर दूंगी, फिर तुम लोग आराम से रह सकते हो। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं खड़ा हुआ। ग्रैंडमा, मैं ग्रैंडपा से मिलने जा रहा हूं। ग्रैंडमा तुरंत उठी, स्टोर रूम से कुछ कागज के पैसे और इंसेंस स्टिक्स निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। जल्दी जाओ, तुम्हारे ग्रैंडपा भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। गांव में एक छोटी सी पहाड़ी थी जहां ग्रैंडपा की कब्र थी। ये जगह ग्रैंडपा ने अपने जीते जी चुनी थी। उनका कहना था कि मरने के बाद वो ग्रैंडमा के करीब रहना चाहते हैं ताकि उन्हें दुख न हो। मैं वहां 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठा रहा। जब टाइम हो गया तो भारी मन से मैं पहाड़ी से नीचे उतर आया। चाहे वो मेरे दादाओं या नाना नानी, सबने मुझे बहुत प्यार दिया था। सिर्फ इन बुजुर्गों के साथ ही मुझे फील होता था कि मैं किसी पर डिपेंड कर सकता हूं। फिर से रो रहे थे? मेरी लाल आंखें देखकर ग्रैंडमा ने पूछा। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। ग्रैंडमा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। तुम हर बार यही करते हो। मैंने कहा ना, तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं बस फीकी सी मुस्कान दे सका। शू यूएकिंग ने अपना सिर झुका लिया। अगर उनके बेटे की हालत ऐसी न होती तो शायद वो कभी भी इस रिजेंटमेंट को दूर न कर पाते। मॉम, ये सब क्या है? लिन यान ने शू यूएकिंग का हाथ खींचते हुए पूछा। शू यूएकिंग ने उसे घूर कर देखा। तुम अभी छोटी हो, ज्यादा सवाल मत पूछो। लिन यान चुपचाप पीछे हट गई। शाम को ग्रैंडमा ने ढेर सारा खाना बनाया और वो सब मेरी फेवरेट डिशेस थीं। इन सब को देखकर मेरा दिल फिर से भारी हो गया। ऐसे मोमेंट्स पर मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता था। पहले जब मैं यहां आता था तो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता था जैसा अपने घर पे करता था। जो मिलता था खा लेता था। कभी ये बताने की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे क्या पसंद है। लेकिन ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था कि जो खाने का मन हो बिना झिझक के बोल दिया करूं। और फिर उन्होंने बातों बातों में मुझसे मेरी पसंद उगलवा ली। उसके बाद से ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को मेरी सारी फेवरेट डिशेस याद हो गईं। वो हमेशा वही खाना बनाते और वही चीजें खरीदते जो मुझे पसंद थीं। ग्रैंडपा कहते थे कि पैसे खर्च करने का असली मजा तभी है जब वो अपनों की खुशी के लिए खर्च हों। मॉम, क्या आपने ये सब सोच समझकर बनाया है? शू यूएकिंग ने टेबल पर सजे खाने को देखकर एक गहरी सांस ली। शू यूएक्शन के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी दिखी। चुपचाप खाना खाओ, ज्यादा बातें मत करो। शू यूएकिंग अपनी माँ के इस नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और चुपचाप खाना खाने लगी। उनके मन में कई उलझे हुए ख्याल चल रहे थे। मेरी बहन भी बड़े मजे से खाना खा रही थी। भले ही ग्रैंडमा उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसकी मेमोरी में ग्रैंडमा के हाथ का खाना दुनिया में सबसे बेस्ट था। ग्रैंडमा का घर बहुत बड़ा नहीं था, बस एक स्टोर रूम और 2 बेडरूम थे। पहले मैं ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ एक ही कमरे में सोता था, पर अब हम 4 लोग थे, इसलिए तय हुआ कि ग्रैंडमा और मैं एक कमरे में सोएंगे और शू यूएकिंग और लिन यान दूसरे कमरे में। यहां आकर मुझे एक अजीब सी सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती थी। मेरा दिल बिल्कुल शांत रहता था। बच्चे, क्या कुछ हुआ है? तू थोड़ा उदास लग रहा है। बिस्तर पर लेटते हुए शू हुएक्शन ने धीरे से पूछा। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ग्रैंडमा ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए बात टालने की कोशिश की। ग्रैंडमा ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, मुझे बस कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे डर था कि कहीं ग्रैंडमा ज्यादा ओवरथिंक ना करने लगें, इसलिए मैंने हंसते हुए कहा कि मैं यहां आकर बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन सच तो यह था कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ग्रैंडमा इन चीजों के बारे में न पूछ लें। अगर उन्हें सच पता चल गया तो उन्हें कितना दर्द होगा। ग्रैंडमा मुस्कुराई। अगर सब ठीक है तो अच्छा है। सब ठीक है तो अच्छा है। शायद बुढ़ापे में मैं थोड़ी सेंसिटिव हो गई हूं। मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ग्रैंडमा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हम सब हमेशा ऐसे ही ठीक रहेंगे। मैंने ग्रैंडमा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने मेरे हाथ को थपथपाया। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। इस सिचुएशन ने मुझे ग्रैंडपा की याद दिला दी। मुझे याद है अपने आखिरी दिनों में वो भी मुझसे बिल्कुल ऐसी ही बातें करते थे जैसे अपनी आखिरी इच्छा बता रहे हो।
इस ख्याल ने मुझे एक भयानक खौफ और पैनिक से भर दिया। दूसरे कमरे में मॉम और लिन यान लकड़ी के बिस्तर पर लेटी हुई थीं। वो करवटें बदल रही थीं। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ग्रैंडमा अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लग रही हैं। एशु युएकिंग का शरीर हल्का सा कांपा। उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा, ज्यादा मत सोचो, उम्र बढ़ने के साथ ऐसा ही होता है। मॉम को ऐसा कहते देख लिन यान ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, आज ग्रैंडमा ने जो खाना बनाया था वो ग्रैंडपा का फेवरेट नहीं था। शू युएकिंग ने पलटकर लिन यान की तरफ देखा। लिन यान ने डरते हुए कहा, वो सब भैया की फेवरेट डिशेस थीं। शू युएकिंग का मुंह खुला का खुला रह गया और अचानक उनके दिल में एक बहुत गहरा गिल्ट भर गया। तो ये बात है, उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने बहुत कुछ सोचा, अपने बचपन में यहां आने से लेकर ग्रैंडपा की मौत तक। मैंने सोचा कि कैसे ग्रैंडमा इन सालों में इतनी उदास रहने लगी हैं, और अब कुछ चीजों की वैल्यू हमें उनके खो जाने के बाद ही समझ में आती है। मुझे एक अजीब सी घबराहट और डर फील हो रहा था। अब तो मैं ग्रैंडमा को सच बताने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता था। ग्रैंडमा हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गईं। गांव के बुजुर्ग जल्दी सोते और जल्दी उठते हैं। अगर वो काम न करें तो उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगती है। जब ग्रैंडमा उठी तो मैं भी उठ गया। किचन के टैंक में पानी लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने कंधे पर डंडा रखा और पहाड़ी के झरने से पानी लाने चल पड़ा। इस गांव और आसपास के लोग पहाड़ी का पानी पीना ही पसंद करते थे, क्योंकि वो ज्यादा साफ और हाइजीनिक होता था। जब शू युएकिंग और लिन यान सोकर उठी, मैं पानी लेने पहाड़ी पर जा चुका था। मैं भी बाहर जाकर देखती हूँ। लिन यान को ग्रैंडमा के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत नहीं थी। जब मॉम और ग्रैंडमा बातें कर रही थीं, तो वो एक बहाना बनाकर चुपचाप बाहर खिसक गई। बाहर आने के बाद उसने चैन की सांस ली। हालांकि वो इस गांव में बहुत कम बार आई थी, लेकिन घर के अंदर घुटन से अच्छा बाहर रहना ही था। पता नहीं ग्रैंडमा की उन बातों का क्या मतलब था। रास्ते पर चलते हुए लिन यान को अचानक वो पुरानी बातें याद आ गईं। उसे लग रहा था कि भैया और ग्रैंडपा के बीच पक्का कुछ हुआ था। ये तब की बात है जब वो 11 साल की थी, और तभी ग्रैंडपा की डेथ हुई थी। लिन यान ने जब इस बारे में सोचा तो उसे अचानक एक बात रियलाइज हुई। भले ही मॉम पहले से ही भैया पर स्ट्रिक्ट रहती थी, लेकिन उनका बिहेवियर उसी टाइम से और ज्यादा बदल गया था। ये सोचते सोचते लिन यान की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। वो चल ही रही थी कि कुछ दूरी से उसे आवाजें सुनाई दी। गांव के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था, जहां कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। ये शू परिवार की बुढ़िया का पोता है ना। ये बच्चा सच में बहुत ओबीडियंट है। उसके खुद के बच्चे कभी कभार ही आते हैं, लेकिन ये अक्सर आता रहता है। मुझे याद है इसका नाम लिन हाओ है। सुना था कुछ दिन पहले ये कुछ खरीदने के लिए जिद कर रहा था और बूढ़ा शू इसके साथ गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। हाँ, तब इसके बाप ने इसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि अगर बुढ़िया शू इसे न बचाती तो वो शायद इसे जान से ही मार देता। ये सब किस्मत का खेल है। बच्चे तो प्लेफुल होते ही हैं, इसमें बच्चे की क्या गलती। गलती तो बस बूढ़े शू की खराब किस्मत की थी। ये बातें सुनकर लिन यान इतनी डर गई कि छिपने की जगह ढूंढने लगी। जैसे ही उसने इन सारी बातों को कनेक्ट किया, उसे बहुत कुछ समझ में आ गया। लेकिन उसे एक बात अजीब लगी। अगर ऐसा ही था तो ग्रैंडमा भैया से इतना प्यार क्यों करती हैं? ये सच में बहुत अजीब है। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। तभी उसने देखा कि पहाड़ी से एक लड़का पानी की 2 बाल्टियां उठाकर नीचे आ रहा था। लिन यान तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ब्रेकफास्ट के बाद ग्रैंडमा धीरे से उठी और अपने कमरे में चली गईं। मैंने बर्तन समेटे और किचन की तरफ चला गया। मॉम, क्या आप भैया से हेट करती हैं? काफी सोचने के बाद लिन यान ने डरते डरते पूछा। शू युएकिंग इस सवाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, पर कोई आवाज नहीं निकली। उन्होंने एक गहरी सांस ली और पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? लिन यान ने वो सारी बातें बता दी जो उसने बाहर सुनी थी। शू युएकिंग पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। फिर उन्होंने किचन की तरफ देखा और लिन यान का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले आई। ये बहुत सालों पहले की बात है। बाहर आकर चू युएकिंग ने भारी मन से कहा, क्या ग्रैंडपा सच में भैया की वजह से? चू युएकिंग की आवाज कांपने लगी। यही वो बात है जिसे मॉम आज तक माफ नहीं कर पाई, और यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दर्द है। उन्होंने सिर उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा। उन्हें अचानक रियलाइज हुआ कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है और काफी समझदार भी। एक्शु युएकिंग ने आगे बताया, वो समर वेकेशन का टाइम था। तुम्हारा भैया जिद कर रहा था कि उसे भी तुम्हारे साथ डैड के ऑफिस जाना है, लेकिन तुम्हारे डैड सिर्फ एक ही बच्चे की केयर कर सकते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे भैया को ग्रैंडपा के पास भेज दिया। शुक्र है तुम्हारे भैया ने वहां कोई सीन क्रिएट नहीं किया। हमें लगा कि अब सब कुछ आराम से निकल जाएगा, लेकिन किसे पता था कि अचानक इतनी बुरी खबर आएगी। तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हो गई। यहां तक आते आते शू युएकिंग की आंखें लाल हो गईं। जब हम वहां पहुंचे
तो पता चला कि तुम्हारे भैया को बाहर खेलने जाना था। तुम्हारे ग्रैंडपा मना नहीं कर पाए और उसे बाहर ले गए। किसे पता था कि एक छोटी सी गलती से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाएंगे। तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत उन दिनों बहुत खराब थी, फिर भी तुम्हारा भैया उन्हें बाहर ले जाने की जिद करता रहा। इस बात से मुझे हमेशा बहुत तकलीफ होती है। अगर उसने ऐसी जिद न की होती, तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ नहीं होती। शू युएकिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि बच्चों का खेलना तो नेचर है, बस तुम्हारे ग्रैंडपा का लक ही खराब था। शू युएकिंग कुछ देर चुप रही, फिर लिन यान के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। इन सालों में हम अपनी ही स्टबर्ननेस में फंसे रहे, असली सच देख ही नहीं पाए। मॉम को अब बहुत रिग्रेट हो रहा है। अगर मैं इतनी स्टबर्न नहीं होती तो तुम्हारे भैया के साथ मेरा रिलेशन इतना खराब नहीं होता। ये कहते हुए उसने लिन यान की तरफ देखा। लेकिन एक बात याद रखना, ग्रैंडमा के सामने कभी इन बातों का जिक्र मत करना, समझी? मुझे पता है, लिन यान ने कहा। शू युएकिंग ने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया। तुम्हारी ग्रैंडमा आजकल बहुत वीक हो गई हैं। अगर तुमने ग्रैंडपा के बारे में कुछ कहा तो उन्हें सुनकर बहुत हर्ट होगा, जो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। देखते ही देखते दोपहर हो गई। शू युएकिंग ने मुझसे पास के बैम्बू फॉरेस्ट चलने को कहा, क्योंकि वहां मैंने बैम्बू प्लांट किए थे। लेकिन वो सब पुरानी बातें हैं, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। शू युएक्शन जब बाहर से वापस आई और उन्हें सब पता चला तो उन्होंने बिना कुछ सुने शू युएकिंग को खूब डांटा। जब बच्चा तुम्हारे साथ जाना चाहता था तब तो तुम नहीं गई, अब ये सब नाटक क्यों कर रही हो? फिर शू हुआक्शन मेरी तरफ मुड़ी और बोली, शाओहाओ, तुम की ग्रैंडपा के घर हो आओ। तुम गांव आए हो और उनसे मिलने नहीं गए तो वो पक्का अपसेट हो जाएंगे। की ग्रैंडपा का असली नाम की फांगबो था। वो भी ग्रैंडपा की तरह आर्मी में थे। दोनों पुराने कॉमरेड्स थे और उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग था। रिटायर होने के बाद दोनों अक्सर साथ टाइम स्पेंड करते थे। बचपन में मैं अक्सर ग्रैंडपा के साथ शुआई ग्रैंडपा से मिलने आता था, जिससे हमारी बॉन्डिंग भी काफ़ी क्लोज हो गई। भले ही ग्रैंडपा को गुजरे कई साल हो गए, लेकिन शुआई ग्रैंडपा आज भी मुझे मिस करते थे। इसलिए जब भी मैं गांव आता तो उनके लिए टाइम ज़रूर निकालता था। ठीक है, कहकर मैं घर से निकल गया। लिन यान ने देखा तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई। हम दोनों एक लाल ईंटों वाले घर के सामने पहुंचे। उसका वुडन डोर था, जिस पर 2 डोर रिंग्स लगे थे और एक रिंग में तांबे की बड़ी सी कुल्हाड़ी लटकी थी। भैया, क्या क्यूई ग्रैंडपा यहीं रहते हैं? लिन यान ने थोड़ा डरते हुए पूछा। यह गांव ओल्ड विलेज और न्यू विलेज में बंटा हुआ था। ग्रैंडमा का घर न्यू विलेज में था, जहां ज्यादातर लोग रहते थे, और वहां के घर काफी सुंदर थे। लेकिन यहां सब बिल्कुल अलग था। सिर्फ कुछ टूटे फूटे घर थे और चारों तरफ घने पेड़। मैंने डोर रिंग बजाकर कुछ बार आवाज लगाई। जल्दी ही दरवाजा खुला और एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग बाहर आया। वो करीब 60 साल के लग रहे थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी बॉडी अभी भी काफी स्ट्रांग थी। अरे शाओ हाओ है, तू वापस आ गया। मुझे देखते ही शी फांगबो की धुंधली आंखों में चमक आ गई। अंदर आ, अंदर आ। कब आया तू? मैंने लिन यान को आगे किया और की फांगबो से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर हम दोनों उनके पीछे पीछे अंदर गए। तो तुम दोनों भाई बहन साथ आए हो, ऐसा तो बहुत रेयर ही होता है, की फांगबो ने हंसते हुए कहा और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ हमारे लिए पानी लाने लगे। काश वो अभी होते। हम तीनों बैठकर कुछ ही देर बात कर पाए थे कि तभी दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं, क्यूआई फैंगबो ने हमसे हंसते हुए कहा। लेकिन दरवाजे की तरफ मुड़ते ही उनका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। तुम यहां क्यों आए हो? क्यूआई फैंगबो की कोल्ड आवाज गूंजी। की अंकल, मैं बस अपनी मॉम से मिलने जा रहा था, सोचा रास्ते में आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेता चलूं। बाहर से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही लिन यान अपनी कुर्सी से उछल पड़ी और भागकर कॉर्नर तक गई। थर्ड अंकल, मुझे पता था ये आप हैं। अरे लिन यान, तुम यहां कैसे? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए लिन यान की तरफ देखा। यह आदमी लिन हाओ और लिन यान का थर्ड अंकल था। ग्रैंडपा के 3 बच्चे थे, मॉम दूसरे नंबर पर थी और थर्ड अंकल उनके छोटे भाई थे। ग्रैंडपा के डिसिप्लिन की वजह से भले ही फैमिली अब अलग हो गई थी, लेकिन उनका रिलेशन आपस में बहुत अच्छा था। हाँ, बेशक उनका रिलेशन मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। थर्ड अंकल की आवाज सुनकर भी मैं अपनी जगह से नहीं उठा, बस चुपचाप बैठा रहा। पहले मैं हमेशा एक्साइटमेंट से उन्हें ग्रीट करता था, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ताने और कोल्ड बिहेवियर ही मिलता था। अब मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने का कोई शौक नहीं था। बात करते करते वो तीनों अंदर आ गए। थर्ड अंकल शूटियान घनी आईब्रो और बड़ी आंखों वाला एक चौड़ा तगड़ा आदमी था, बिल्कुल ग्रैंडपा जैसा, और उसकी दाढ़ी काफी घनी थी। मुझे देखते ही शूटियान ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। उसके चेहरे पर डिस्गस्ट साफ झलक रहा था। शूटियान का ये एटीट्यूड देखकर शुई फांगबो तुरंत भड़क गए। हरामजादे, अपना ये कचरा उठा और दफा हो जा यहां से। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथ से सामान छीना और पूरी ताकत से उसी के मुंह पर दे मारा। शूटियान बुरी तरह घबराते हुए पीछे हटा। कि अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं निकल यहां से।
शुई फांगबो ने अपनी आंखें फाड़कर दहाड़ते हुए कहा। की फंगबो को सच में गुस्सा होते देख शू टियान ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। की अंकल, मैं किसी और दिन आऊंगा। की फंगबो ने गुस्से में एक स्नॉट किया और फिर लिन यान की तरफ देखकर मुस्कुराए। उसे इग्नोर करो, चलो हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। लिन यान ने अभी अभी जो सीन देखा था उसकी वजह से उसे की ग्रैंडपा से थोड़ा डर लगने लगा था। उनकी उस एग्रेसिव ऑरा ने उसे सच में डरा दिया था। हम लोग फिर से बैठे और काफी देर तक बातें करते रहे। की फांगबो का वो खतरनाक रूप अब कहीं गायब हो चुका था, जिससे लिन यान का दिल भी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। जब शाम ढलने लगी तो मैं पानी की टैंक देखने गया। की ग्रैंडपा, मैं थोड़ी देर में निकलूंगा, उससे पहले आपके लिए टैंक फुल कर देता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, की फांगबो ने खुशी से कहा। तो मैं पानी ढोने वाला डंडा उठाकर बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ युआई फांगबो और लिन यान ही बचे थे। इस वक्त लिन यान थोड़ी नर्वस थी, लेकिन इस अनजान जगह पर वो बिना वजह भाग या बोल नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप क्यूआई फांगबो की बातें सुनने लगी। क्यूआई फांगबो काफ़ी टॉकेटिव थे। उन्होंने ग्रैंडपा के साथ बिताए टाइम्स के बारे में बात की और फिर थर्ड अंकल का जिक्र किया। तब जाकर लिन यान को पता चला कि करीब 30 साल पहले जब थर्ड अंकल छोटे थे तो उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किडनैप कर लिया था। उस वक्त की फांगबो अकेले ही उन ट्रैफिकर्स से भिड़ गए थे। सामने 6 लोग थे, जिनमें से 2 मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स थे। की फांगबो खुद बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने उन 6 गुंडों को अधमरा कर दिया और थर्ड अंकल को बचा लिया। इसी रीजन की वजह से थर्ड अंकल हमेशा की फांगबो का ये फेवर याद रखते थे और कोई भी अच्छी चीज उनके साथ शेयर करना नहीं भूलते थे। यह सुनकर लिन यान को अचानक कुछ याद आया। कि ग्रैंडपा, मैंने सुना है कि ग्रैंडपा भैया की जिद की वजह से गुजरे थे, इसीलिए थर्ड अंकल भैया से इतना हेट करते हैं। मुझे पहले समझ नहीं आता था और भैया के लिए बुरा फील होता था, लेकिन अब लगता है कि शायद उनकी भी अपनी मजबूरी होगी। ये तुमसे किसने कहा? की फांगबो का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उन्होंने बिल्कुल फर्म टोन में कहा, तुम्हारे ग्रैंडपा की मौत तुम्हारे भैया की वजह से नहीं हुई थी, वो कोई किलर नहीं है। लिन यान पूरी तरह से शॉक में आ गई, लेकिन मॉम ने कहा था कि ग्रैंडपा भैया की वजह से मरे, और आज थर्ड अंकल का एटीट्यूड भी यही प्रूफ दे रहा था। लेकिन उसके सामने बैठे क्यूई ग्रैंडपा, जो ग्रैंडपा को सबसे अच्छे से जानते थे, कह रहे थे कि भैया ने ग्रैंडपा को नहीं मारा। उसका दिमाग अचानक काम करना बंद कर गया। लिन यान का शॉक्ड चेहरा देखकर क्यूई फांगबो ने गुस्से में एक स्नॉट किया। किसने फैलाई है ये बकवास? लिन यान डर के मारे जोर जोर से सिर हिलाने लगी। उसे इस तरह डरा हुआ देखकर क्यूई फांगबो थोड़े सॉफ्ट हो गए और बोले, तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ तुम्हारे भैया की वजह से नहीं हुई थी। बहुत पहले एक मिशन के दौरान तुम्हारे ग्रैंडपा को बुरी चोट लगी थी। उसके इंटरनल वूंड्स कभी ठीक से हील नहीं हुए। उन सालों में उनकी हेल्थ बहुत खराब रहने लगी थी और उन्हें इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तुम्हारी ग्रैंडमा को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्हें इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी, इसलिए हमेशा मैं ही तुम्हारे ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाता था। ग्रैंडपा की बात करते हुए की ग्रैंडपा की आंखों में दुख और गिल्ट साफ दिख रहा था। उस बार तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं किसी काम से शहर से बाहर था, वापस नहीं आ सकता था। मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा से कहा कि तुम्हारी मॉम और बाकी बच्चों को हॉस्पिटल चलने के लिए बुलाएं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ? सबने बिजी होने का बहाना बना दिया। किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक चक्कर लगा ले। तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ उसी सिचुएशन में हुई थी, वरना जो फिटनेस तुम्हारे ग्रैंडपा की थी वो एक छोटी सी पहाड़ी से फिसलकर नहीं मरने वाले थे। ये सच सुनकर लिन यान का दिमाग सुन्न पड़ गया। तो ग्रैंडपा ने यह बात क्लियर क्यों नहीं की? लिन यान ने बेताबी से पूछा। तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत प्राउड इंसान थे, उन्होंने जरूर अपने बच्चों से मदद मांगी होगी, लेकिन वो सब अपने कामों में बिजी थे। तुम्हारे मॉम डैड और बाकी किसी ने भी एग्री नहीं किया। तुम्हारे ग्रैंडपा किसी के सामने सिर्फ एक बार झुक सकते थे, मरने की नौबत आ जाए तब भी वो दूसरी बार भीख नहीं मांगते। और फिर वही हुआ। जब मैं वापस लौटा, तुम्हारे ग्रैंडपा को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। मैं गुस्से से पागल हो गया था। वो सब के सब अनफिलियल बच्चे हैं। लिन यान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। मॉम ने जब भी ग्रैंडपा की बात की तो हमेशा यही कहा कि ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा है। उन्हें लगता था कि भैया ने ग्रैंडपा को मारा है, इसीलिए वो इतना सफर कर रही थी। अगर उन्हें सच पता चला तो लिन यान को अब समझ में आ रहा था कि क्यों क्याई ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भैया को इतना प्यार करते थे, जबकि मॉम और अंकल हमेशा उनसे ग्रज रखते थे। भैया ने इन सालों में जो कुछ सहा है वो सोचकर लिन यान की आंखें लाल हो गईं। ग्रैंडमा ने मॉम और बाकी सबको सच क्यों नहीं बताया? कि फैंगबो ने एक गहरी सांस ली। भले ही तुम्हारी ग्रैंडमा को उनसे शिकायत थी, पर आखिरकार वो उनके खुद के बच्चे हैं। वो उन्हें ये कैसे बता सकती थी कि उन्होंने इनडायरेक्टली अपने ही पिता की जान ली है? लिन यान की हिम्मत नहीं हुई कि वो मॉम और अंकल्स के भैया के बारे में व्यूज शेयर कर सके, वरना ये एग्रेसिव ची ग्रैंडपा पक्का टेबल पलट देते। जल्दी ही मैंने पानी भर लिया
चीफ आंगबो को गुड बाय कहा और घर वापस आ गया। ग्रैंडमा किचन में खाना बना रही थी। इस वक्त थर्ड अंकल शूटियान हॉल में बैठा था। हम दोनों को वापस आते देख शूटियान ने वार्मली लिन यान को ग्रीट किया, लेकिन मुझे फिर से ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं इनविजिबल हूं। ये देखकर लिन यान का बहुत मन किया कि वो थर्ड अंकल को सच बता दे, लेकिन काफी सोचने के बाद भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। इशूटियान का ये एटीट्यूड मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, इसलिए मैं चुपचाप अंदर चला गया। आज महीने का पहला दिन था और गांव के रूल्स के हिसाब से आज एंसेस्टर्स को इंसेंस स्टिक जलानी होती थी। मैं सीधा स्टोर रूम में गया, 5 इंसेंस स्टिक्स निकाली और उन्हें जला लिया। तू क्या कर रहा है? शूटियान अचानक जोर से चिल्लाया। वो गुस्से से फनफनाते हुए आगे बढ़ा और मेरे हाथ से स्टिक्स छीनने की कोशिश की। मैंने तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो हवा में झपट्टा मारता रह गया। शूटियान ने मुझे किसी खूंखार जानवर की तरह घूरा। ये स्टिक्स मुझे दे, तेरी औकात क्या है जो तू यहां हमारे एंसेस्टर्स को इंसेंस चढ़ा रहा है? लिनयान दौड़कर आई और शूटियान को खींचने की कोशिश करने लगी। हट जाओ यहां से। शूटियान इस वक्त इतना एंग्री था जितना पहले कभी नहीं दिखा। उसकी आंखें गुस्से से फटने को हो रही थीं। लिनयान पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे हिला नहीं पाई। मैंने शूटियान के गुस्से को पूरी तरह इग्नोर किया। मैंने अपने हाथ में जल रही इंसेंस स्टिक्स को देखा। आदत के मुताबिक उन्हें हल्का सा झिड़का और इंसेंस बर्नर की तरफ बढ़ गया। कमीने लड़के! शूटियान गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से दहाड़ मारी और मेरी तरफ लपका। मैं पहले से अलर्ट था। मैंने झटके से अपना पैर अड़ाया और पास रखी एक कुर्सी खींचकर शूटियान के रास्ते में डाल दी। शूटियान गुस्से में इतना आंधा हो चुका था कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया। वो सीधा कुर्सी से टकराया और जमीन पर धड़ाम से गिरकर कराहने लगा। लिनयान सदमे में ये सब देख रही थी। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन तभी शूटियान एक झटके में उठ खड़ा हुआ। उस टक्कर से उसे कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि वो एक घायल बाघ की तरह और ज्यादा खूंखार हो गया था। जैसे ही शूटियान दोबारा मुझ पर हमला करने वाला था, साइड से एक कड़कती हुई आवाज आई। शुहुएक्शन हाथ में स्पैचुला पकड़े पता नहीं कब किचन से बाहर आ चुकी थी। गुस्से से उनका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उन्होंने शूटियान को घूरते हुए कहा, क्या कर रहा है तू? अगर तू यहां तमाशा करने आया है तो अभी दफा हो जा। मुझे तेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। शूटियान थोड़ा सहम गया, लेकिन मेरी हाथ में इंसेंस स्टिक्स देखकर वो फिर से भड़क उठा। वो इंसेंस चढ़ा रहा है, आप उसे इंसेंस कैसे चढ़ाने दे सकती हैं? क्यों नहीं चढ़ाने दे सकती? शुहुएक्शन जोर से चिल्लाई। वो नहीं चढ़ा सकता तो क्या तू चढ़ाएगा? शुहुएक्शन का रौद्र रूप देखकर शूटियान की बोलती बंद हो गई। शुहुएक्शन मेरी तरफ मुड़ी और बोली, श्याओ हाओ, जा और इंसेंस चढ़ा, इसी के सामने चढ़ा। तेरी ग्रैंडमा खड़ी है यहां, मैं भी देखती हूं कौन तुझ पर हाथ उठाता है। मॉम! शूटियान गरम तवे पर पड़ी चींटी की तरह तड़प उठा। चुप कर! शुहुएक्शन ने उसे डांटा। ये घर अभी भी मेरा है, मुझे क्या करना है ये बताने की तेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन शूटियान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं बर्नर के पास पहुंच चुका था और बस इंसेंस चढ़ाने ही वाला था। वो 2 कदम आगे बढ़ा। वो किसी भी कीमत पर इस किलर को अपने एंसेस्टर्स की पूजा नहीं करने दे सकता था। शूटियान! शुहुएक्शन जोर से चीखी। अगर तूने एक भी हरकत की तो भूल जा कि मैं तेरी मॉम हूं। मॉम, इस बार आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। आपको इस किलर को इंसेंस चढ़ाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। किलर? शुहुएक्शन ये वर्ड सुनकर पल भर के लिए सुन्न रह गईं, लेकिन फिर उन्हें सब समझ में आ गया। उनके सामने भले ही कोई मुझे कुछ न कहता हो, लेकिन पीठ पीछे ये सब मुझे ही ग्रैंडपा की मौत का किलर मानते थे। ये रियलाइज होते ही शुहुएक्शन की आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरे बच्चे ने न जाने अकेले कितना कुछ सहा है। थर्ड अंकल! लिनयान जोर से चीखी। शूटियान झपट्टा मारकर बिल्कुल मेरे सामने आ चुका था, लेकिन शुहुएक्शन बिजली की फुर्ती से मेरे आगे आ खड़ी हुई। उन्होंने अपना स्पैचुला उठाया और पूरी ताकत से उसे पीटने लगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी, हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगी। दर्द के मारे शूटियान बस खुद को बचाने के लिए यहां वहां छिपने लगा। आप मुझे कितना भी मार लें, लेकिन आज मैं इस किलर को एंसेस्टर्स की पूजा नहीं करने दूंगा। वो किलर नहीं है, किलर तुम लोग हो, तुम सबके सब किलर्स हो। शुहुएक्शन पागलों की तरह चीख उठी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? शूटियान के होंठ कांपने लगे और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। हम किलर्स कैसे हो सकते हैं? शुहुएक्शन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत पहले से खराब थी। उन्होंने तुम सबसे कहा था कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, और तुम सबने क्या किया? सबने बहाना बना दिया कि तुम बिजी हो। क्या तुम्हारा काम तुम्हारे बाप की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट था? जिस दिन तुम्हारे डैड हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि यह हार्ट अटैक था। अगर उन्हें कुछ दिन पहले ले आते तो ये नौबत कभी नहीं आती। लिन हाओ किलर नहीं है, बल्कि असल में तुम लोग किलर्स हो। मैं अब तक चुप थी क्योंकि मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर तुम इस बात का फायदा उठाकर मेरे नाती को टॉर्मेंट करोगे तो मैं शुहुएक्शन ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शूटियान का चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, लेकिन वो बस लड़खड़ा कर रह गया। लेकिन रिजल्ट क्या निकला?
असली वजह तुम लोग खुद हो। शूटियान को याद आने लगा कि उसने इन सालों में लिन हाओ के साथ कैसा सुलूक किया था। अचानक उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। एक भयानक गिल्ट ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। शू हुएक्शन अपने दुख और गुस्से को काबू करते हुए आगे बोली, जब तुम्हारे डैड जिंदा थे तब किसी ने फिलियल ड्यूटी नहीं निभाई, और जब वो चले गए तो सबके सब महान बनने का नाटक कर रहे हो, और अब अपना सारा फ्रस्ट्रेशन एक मासूम बच्चे पर निकाल रहे हो। तुम लोगों ने कितनी बार आकर हमारा हाल पूछा है, कितनी बार हमारी फिक्र की है। कम से कम लिन हाओ जब भी फ्री होता है हमसे मिलने आता है। वो तुम सबसे ज्यादा लॉयल है, वो तुम सबसे लाख गुना बेटर है।